नाउ टुडे वी विल बी डीलिंग विद ऑर्डर वन। आज हम लोग ऑर्डर वन से डील करेंगे, ठीक है। अब देखिए, हर सूट में चार एसेंशियल होते हैं। पहला अपोजिंग पार्टी, दूसरा सब्जेक्ट मैटर इन डिस्प्यूट, तीसरा कॉज ऑफ एक्शन और चौथा रिलीफ क्लेम्ड। दीज आर कॉल्ड द फोर एसेंशियल्स ऑफ द सूट। ठीक है, ये सूट में होते ही होते हैं। एंड व्हाट इज अ सूट? Suit is a civil proceeding instituted by presentation of a plaint. तो कहीं पे चार essentials of the suit नोट डाउन कर लीजिएगा। Four essentials of the suit are first opposing party, second subject matter in dispute, third cause of action and fourth relief. अब जो इन चार essential suits में से जो पहला essential है that is opposing parties, उसको ऑर्डर वन डील करता है और ऑर्डर वन का टाइटल है पार्टीज टू द सूट। ठीक है, अब देखिए, बिफोर वी बिगिन रीडिंग दिस ऑर्डर एक चीज जान लीजिए। अब कोई भी एक्ट ऐसी हो सकती है जो एक सिंगल इंडिविजुअल को अफेक्ट करे और सिर्फ उसी को अफेक्ट करे। ठीक है, एन एक्ट मे बी ऑफ सच अ नेचर विच अफेक्ट्स ओनली सिंगल इंडिविजुअल। तो जब वो सिंगल इंडिविजुअल को अफेक्ट करती है और वो एक क्लेम कोर्ट में लाता है, ही इज रिगार्डेड एज अ प्लेंटिफ। ठीक है, और अगर एक ही व्यक्ति ने वो एक्ट की है जिससे प्लेंटिफ अग्रीव्ड हुआ था, तो वो क्या होगा? दूसरा पर्सन क्या कहलाएगा? डिफेंडेंट कहलाएगा, है ना। ये सिंप्लिसिटी सेक के लिए आपको समझा रहा हूं कि एन एक्ट में बी डन बाय अ सिंगल इंडिविजुअल एंड if the person affected by that act is aggrieved with that act and brings a case to the court in order to obtain relief against that act, then in that situation he may be simply regarded as a plaintiff. ठीक है, और वही पेपर कॉन्ट्रा जिसने वो एक्ट की है, जिसको वो सू कर रहा है, वो कौन होगा? वो डिफेंडेंट होगा। अभी टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा, अभी बहुत सिंपल कंटेक्स्ट में आपको चीजें समझा रहा हूं। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए ए ने बी को चांटा मारा। ठीक, अब इसको क्रिमिनल लॉ में नहीं ले जा रहे, सिविल लॉ में ही रख रहे हैं, असॉल्ट का केस रख रहे हैं। ठीक, अब ऐसी सिचुएशन में ए ने बी को चांटा मार दिया, बी इज एग्रीड बाय दैट एक्ट, ही वांट्स डैमेजेस एंड कंपनसेशन फॉर द टॉर्ट ऑफ असॉल्ट एंड बैटरी। सो फॉर दैट रीजन ही विल इंस्टीट्यूट अ सिविल केस, एक सिविल केस करेगा। ऐसे में एक्ट एक है, अग्रीड पर्सन भी एक है, तो बी क्या होगा? बी प्लेंटिफ होगा और ए जिसने चांटा मारा उसको डिफेंडेंट बनाएगा, उसके खिलाफ रिलीफ क्लेम करेगा फॉर डैमेजेस। अब डैमेजेस का अमाउंट वो जितना चाहे डिसाइड कर ले अपने प्लेंट में। तो यहां पे अपोजिंग पार्टीज एक ही हैं, एक साइड पे प्लेंटिफ, दूसरी साइड पे डिफेंडेंट। तो यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं अराइज होती, यहां पे समझना आसान है। अब सिचुएशन ऐसी हो जाती है कभी कभी जहां पे जॉइंडर का सवाल आ जाता है। अब जॉइंडर का सवाल में ये दोनों तरीके से जायज है कि जॉइंडर ऑफ द प्लेंटिफ कौन हो, जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ कब हो सकता है और जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट कब हो सकता है। तो ऑर्डर वन में सबसे पहले लेजिस्लेचर इस सवाल से डील करता है कि वो में भी जॉइंड एज प्लेंटिफ, वो जॉइंडर वाले इश्यू से सबसे पहले डील करता है। अब देखिए, बिफोर वी गो ऑन टू रीड ऑर्डर वन रूल वन, उससे पहले एक चीज ध्यान में रखिएगा कि the question of joinder of the parties arises only when the act is done by two or more persons or if it affects two or more persons। मैं joinder of the parties की बात कर रहा हूं, joinder of the plaintiffs की नहीं। ध्यान से सुनिएगा, the question of joinder of the parties arises only when an act is done by two or more persons or it affects two or more persons। So for the sake of illustration, let us suppose A assaults B and C, or let us suppose A and B assault C। ठीक है, एक सिचुएशन में A who is a single person, he assaults B and C, and in second situation A and B, two persons are assaulting a single person, that is C। Then in both these situations a question of joinder of plaintiffs or joinder of defendants respectively would arise। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट द लेजिस्लेचर हैज टू से इन द कंटेक्स्ट ऑफ एज टू who may be joined as plaintiffs। Now order 1 rule 1 says all persons may be joined in one suit as plaintiffs where A,
Any right to relief in respect of or arising out of same act or transaction or series of act or transaction is alleged to exist in such persons, whether jointly, severally, or in alternative, and if such persons brought separate suit, any common question of law or fact would arise. तो लेजिस्लेचर ने सबसे पहले इस टॉपिक से ही डील किया है, वो में भी जॉइंट एज प्लेंटिफ, और फिर उसका आंसर भी दिया है कि ये दोनों सिचुएशन सेटिस्फाइड हो जाएं तो a person may be joined as a persons may be joined as plaintiff, all the persons may be joined as plaintiffs. अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों सिचुएशंस हैं जो क्लॉज ए और क्लॉज बी में कवर की गई हैं, ये दोनों को एग्जिस्ट करनी चाहिए एक साथ. ऐसा नहीं हो सकता कि क्लॉज ए की सिचुएशन ही सेटिस्फाइड हो रही है और क्लॉज बी की नहीं हो रही है, या ऐसा नहीं हो सकता कि क्लॉज बी की सिचुएशन सेटिस्फाइड हो रही है और क्लॉज ए की सिचुएशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही. Both the situations should be satisfied. Only then all the persons involved may be joined in one suit as a plaintiff. ठीक है. और ये मैं क्यों कह रहा हूं? Because the legislature has used the word and. कहां पे यूज किया है? ये जो लाइन देखिएगा, it occurs after it whether jointly, severally or in alternative. उसके बाद एक वर्ड यूज किया है लेजिस्लेचर ने and, और उसके बाद क्लॉज बी शुरू किया है. By using the rules of statutory construction and interpretation, जब A और B के बीच में जब word and occur होता है, then the legislature wants you to read both the situation as conjunctive, not disjunctive. एक दूसरे से अलग अलग करके या इन अल्टरनेटिव नहीं देखना है आपको, आपको इन दोनों को एक साथ देखना है. इसका मतलब है बोथ द कंडीशन शुड को एग्जिस्ट. तभी लेजिस्लेचर ने एंड शब्द का यूज किया है बिटवीन क्लॉज ए एंड बी, वरना वो चाहता तो इसी जगह पे और अगर लगा देता तो फिर ऑल्टरनेटिव में भी अलाउड होता. पर लेजिस्लेचर ने क्या लिखा है? लेजिस्लेचर ने एंड लिखा है. और इसका मतलब है कि लेजिस्लेचर वांट्स यू टू नो कि both the situations that has been mentioned should coexist. दोनों coexist करनी चाहिए, तभी all persons may be joined in one suit as plaintiffs. ठीक है. अब इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ रूल 1? इट इज सिंपली टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स एंड अननेसेसरी एक्सपेंसेस. ये है ऑब्जेक्ट रूल 1 का. अब कुछ इलस्ट्रेशन आपको देता हूं जो एग्जाम में भी आ सकते हैं. A enters into an agreement jointly with B and C to sell 100 tons of oil. A thereafter refuses to deliver the goods. ठीक है. मतलब ए ने क्या किया? अपने अग्रीमेंट का वायलेशन किया. ठीक है. ए ने एक अग्रीमेंट जॉइंटली किया था बी एंड सी के साथ टू सेल 100 टन्स ऑफ ऑयल. उसके बाद मना कर दिया कि मैं नहीं डिलीवर करूंगा वो गुड्स. व्हाट हैज ही डन? ही हैज कमिटेड अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो ऐसी सिचुएशन में बी और सी दोनों के पास है राइट टू रिकवर डैमेजेस फ्रॉम ए. क्यों है? क्योंकि सेड राइट अराइजेस आउट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, दैट इज द ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट, और वो जॉइंट अग्रीमेंट था. तो हेंस अ कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट वुड आल्सो अराइज. सो बी एंड सी में फाइल अ सूट जॉइंटली एज प्लेंटिव अगेंस्ट ए फॉर डैमेजेस. Second illustration is, let us suppose an altercation takes place between A on one hand and B and C on the other. A assaults B and C simultaneously. एक साथ assault करता है दोनों को. अब B and C क्या कर सकते हैं? B and C may join as plaintiff in one suit for damages against A for the tortious act of assault and battery, since both the conditions as laid down under order 1 rule 1 has been fulfilled. ठीक है. क्यों? अब ऑर्डर 1 के रूल 1 में ए देखिए, एनी राइट टू रिलीव इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन इज एग्जिस्टिंग इन द सच पर्संस. अब वो चाहे जॉइंटली, सेवरली और अल्टरनेटिव में हो. एंड अगर ये दोनों पर्संस सेपरेट सूट लाए, बी और सी अगर सेपरेट सूट लाए तो क्या होगा? कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट विल अराइज करेगा या नहीं करेगा? ऑफ कोर्स करेगा. एक ही एक्ट में दोनों इंजर हुए, एक ही ट्रांजैक्शन में दोनों इंजर हुए, दोनों को साइमल्टेनियसली असॉल्ट किया गया. ऐसी सिचुएशन में
अगर ये लोग सेपरेट सूट्स लाते हैं तो कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट वुड ऑल्सो अराइज। तो हमारे इलस्ट्रेशन में जहां पे ए ने बी और सी को साइमल्टेनियसली असॉल्ट किया, देयर बी एंड सी में जॉइन एज प्लेंटिफ इन वन सूट फॉर डैमेजेस अगेंस्ट ए फॉर द tortious act of assault and battery, since both the conditions of order 1 rule 1 has been fulfilled. Then we come to the next illustration. Let us suppose A agrees to sell and deliver 100 tins of oil to B at a particular rate on 1st January 2020. ठीक? A agrees to sell and deliver 100 tins of oil to B at a particular rate. Imagine any rate, 100 rupees per tin or whatever you can think of. A agrees to sell and deliver 100 tins of oil to B at a particular rate on 1st January 2020. He also agrees to sell and deliver a like quantity of oil on the same day at the same price to C. पहला अग्रीमेंट किसके साथ हुआ है? पहला अग्रीमेंट बी के साथ हुआ। उसी दिन एक दूसरा अग्रीमेंट एक दूसरे कस्टमर के साथ होता है जो सी होता है। उससे क्या अग्रीमेंट होता है? सेम अग्रीमेंट, टू सेल एंड डिलीवर द लाइक क्वांटिटी ऑफ ऑयल on 1st January 2020 at the same price. अब क्या B और C can be joined as plaintiff in one suit against A कि नहीं? The answer is no, they cannot, क्योंकि दोनों सूट में ट्रांजैक्शन डिफरेंट है। कैसे ट्रांजैक्शन डिफरेंट है? ध्यान दीजिएगा कि जो A ने अग्रीमेंट किया है B के साथ वो अलग किया है, even though terms of the agreement are entirely the same, but the agreement with B itself is a separate transaction, while the same agreement with C is also a separate transaction, है ना? अब इस सिचुएशन में अगर आप ऑर्डर 1 रूल 1 रेफर करें तो ये कंडीशन तो जरूर सेटिस्फाई हो रही है कि अगर ये पर्सन सेपरेट सूट लाएंगे तो कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड लॉ और फैक्ट वुड अराइज होगा, क्योंकि देखिए टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सेम है ना? इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे और ये देखा जाएगा कि जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है सेम क्वांटिटी के लिए है, सेम रेट के लिए है। ठीक है, इसमें कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट तो अराइज हो रहा है, लेकिन जो ऑर्डर 1 रूल 1 में क्लॉज ए की कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, which says that any right to relief in respect of or arising out of the same act or transaction, सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन से तो ये अराइज नहीं कर रही है ना, क्योंकि दोनों से अलग अलग अग्रीमेंट हुआ, इवन दो द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट आर सेम, है ना? तो ऐसी सिचुएशन में अगर ट्रांजैक्शन डिफरेंट हो गया तो क्लॉज ए की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, इवन दो क्लॉज बी की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है अंडर ऑर्डर 1 रूल 1। लेजिस्लेचर ने क्या लिखा है? लेजिस्लेचर ने लिखा है कि बोथ द कंडीशन शुड को एग्जिस्ट। ये कहां से हमें मिलता है? बाय द यूज, बाय अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द वर्ड एंड विच हैज बीन रिटन बाय लेजिस्लेचर बिटवीन क्लॉज ए एंड बी। ठीक है, सो द लेजिस्लेचर वांट्स बोथ द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड if all the persons have to be joined in one suit as plaintiff. ठीक है, if all the persons have to be joined in one suit as plaintiff, then both the conditions that has been laid down in order 1 rule 1 and clause A and B, both of them should be fulfilled and they should coexist. If one of them is missing, if either of them is missing, then what will happen? तब यही होगा कि they cannot be joined in one suit as plaintiffs. ठीक है, that would follow. ध्यान दीजिएगा, हमारे एग्रीमेंट में हमारे इलस्ट्रेशन में जो अग्रीमेंट है, हमारे इलस्ट्रेशन में जो लास्ट इलस्ट्रेशन आपको दिया उसमें जो अग्रीमेंट है जो बी के साथ हुआ था, हालांकि टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट आर सिमिलर, सब कुछ सिमिलर है, उसी डेट को उसने सिमिलर अग्रीमेंट सी के साथ किया, लेकिन यहां पे ट्रांजैक्शन अलग अलग है। जब मैंने आपको पहला इलस्ट्रेशन सिमिलर टू दिस दिया था तो उसमें एक कीवर्ड था, उसमें ए ने बी और सी के साथ जो अग्रीमेंट किया था वो जॉइंटली किया था, तो एक ही ट्रांजैक्शन में वो हो रहा था।
while in the last illustration अग्रीमेंट और टर्म्स सब कुछ सेम है, पर एक ट्रांजैक्शन में नहीं किया गया है, वो जॉइंट अग्रीमेंट नहीं है, वहां पे बी के साथ अलग अग्रीमेंट है और सी के साथ दूसरे ट्रांजैक्शन में अग्रीमेंट है। तो टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट हालांकि सेम है, ट्रांजैक्शन सेम नहीं है, और अगर ट्रांजैक्शन सेम नहीं है तो ऑर्डर 1 रूल 1 का क्लॉज ए का सिचुएशन नहीं सेटिस्फाई होता है। हेंस these persons cannot be joined as plaintiff in one suit। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ऑर्डर 1 के रूल 2 पे। इट सेज पावर ऑफ द कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स। अगर जहां भी कोर्ट को लगता है कि जॉइंडर ऑफ द प्लेंटिफ में एम्बेरस और डिले द ट्रायल ऑफ द सूट, द कोर्ट में पुट द प्लेंटिफ टू देयर इलेक्शन और ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स और मेक सच अदर ऑर्डर्स एज मे बी एक्सपीडियंट। अगर कोर्ट को लगता है कि मान लीजिए ये जो जॉइंडर ऑफ द प्लेंटिफ है इसे ट्रायल डिले हो सकता है, या ट्रायल इतना हौच पौच हो जाएगा कि जो डिसीजन आना है जजमेंट में या एविडेंस जो प्रेजेंट होना है वो ढंग से प्रेजेंट नहीं हो पाएगा, उसमें बड़ा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, तो ऐसी सिचुएशंस में वो सेपरेट ट्रायल्स ऑर्डर कर सकता है। इसमें कीवर्ड क्या है? इसमें कीवर्ड है एम्बैरस और डिले द ट्रायल। ये आपको मार्क करना है और ये ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रूल 3 पे, वू में बी जॉइंड एज डिफेंडेंट। अब देखिए टर्मिनोलॉजीज बहुत सिंपल है, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस मिलेगा। ऑल पर्सन्स में बी जॉइंड in one suit as defendants where a any right to relief in respect of or arising out of the same act or transaction or series of act or transaction is alleged to exist against such persons whether jointly, severally or in alternative, and b if separate suits were brought against such persons any common question of law and fact would arise। आपको एकदम डिट्टो सिमिलर एक्सप्लेनेशन मिली है इन रूल 3 ऑफ ऑर्डर 1, है ना? ये बहुत एकदम सिमिलर है एज जॉइंडर टू द प्लेंटिफ्स। अब सवाल ये उठता है कि अगर इतनी सिमिलैरिटी है दोनों के बीच, ऑर्डर 1 रूल 1 और ऑर्डर 1 रूल 3 के बीच, तो डिफरेंस क्या है? ऑब्वियसली एक जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट की बात करता है, एक जॉइंडर ऑफ द प्लेंटिफ की बात करता है, बट मैं आपको बेयर एक्ट से एक्चुअल डिफरेंस दिखाता हूं। देखिए कितना फाइन डिफरेंस है। रूल 3 में देखिए वो कहता है एनी राइट टू रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ और अराइजिंग आउट ऑफ द सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन और सीरीज ऑफ एक्ट और ट्रांजैक्शन इज alleged टू एग्जिस्ट अगेंस्ट सच पर्सन। अगेंस्ट वर्ड मार्क कर लीजिए। while rule 1 says any right to relief in respect of or arising out of the same act or transaction or series of act or transaction is alleged to exist in such person। तो डिफरेंस कितने वर्ड का हुआ? 2 वर्ड का हुआ। एक जगह इन शब्द का यूज है, दूसरी जगह अगेंस्ट शब्द का यूज है। ठीक है, ये एक ट्रिक है कि अगर आप ऑर्डर 1 का रूल 1 पढ़ लें तो आपको ऑर्डर 1 का रूल 3 ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, प्रोवाइडेड आप इस बात का ध्यान रखें कि वहां पे जब जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स की बात कर रहे हैं तो अगेंस्ट शब्द का यूज करिए। ठीक है, यू हैव टू यूज द लाइन alleged to exist against such person। अगर इस बात का ध्यान रख लिया तो आप बाय वर्ड दोनों सेक्शंस को लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड यू ओनली रिमेंबर वन। अगर आपको एक याद है ऑटोमेटिकली दूसरा याद हो जाता है। बस ध्यान दीजिएगा कि कौन से शब्द कहां पे लिखने हैं। प्लेंटिफ के कंटेक्स्ट में, जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ के कंटेक्स्ट में इन, और जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट के कंटेक्स्ट में अगेंस्ट सच पर्सन। ठीक है, 2 ही शब्दों का अंतर है और देखिए कितनी मीनिंग बदल जाती है। बाकी सारी सिचुएशन सेम है इसमें। अब जॉइंडर ऑफ द डिफेंडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक इलस्ट्रेशन दे देता हूं। लेट अस सपोज देयर इज अ कोलिजन बिटवीन अ बस एंड अ कार। ठीक है, द बस बिलोंग्स टू बी एंड द कार बिलोंग्स टू सी। एज अ रिजल्ट ऑफ द कोलिजन a passerby is injured। अब A क्या कर सकता है? A may join B and C as defendant in one suit for damages for the injuries caused and he would be suing them under the heading of tort of negligence, है ना? अब वो उसमें कर सकता है कि कोर्ट को जिनकी भी ज्यादा लाइबिलिटी लगे, चाहे B की या C की, उसके हिसाब से
वो डिटरमाइन कर ले और ए को कंपनसेशन ग्रांट करे, पर वो सू दोनों को ही करेगा, बी एंड सी को, बिकॉज आइदर देयर हैज बीन नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ बोथ ऑफ देम और देयर हैज बीन नेग्लिजेंस बाय एनी वन ऑफ देम। अब ये कोर्ट डिटरमाइन करेगा कि किसकी नेग्लिजेंस से हुआ, लेकिन चोट ए को लगी है ड्यू टू अ कोलिजन बिटवीन अ बस एंड अ कार, and bus belongs to B and car belongs to C. So in this situation A is entitled to compensation. अब इस केस में कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अराइज होंगे, ठीक है। कोलिजन जो था और जिससे इंजरी हुई ए को, इट हैज बीन अराइजिंग आउट ऑफ सेम एक्ट, है ना, एक ही एक्ट से हुआ, दैट इज द कोलिजन ऑफ द कार एंड बस। जब कोलिजन ऑफ द व्हीकल हुआ तो ये सेम एक्ट में ही तो हुआ, डिफरेंट एक्ट्स तो है नहीं। तो वो डिफेंडेंट के कंटेक्स्ट में क्लॉज ए और क्लॉज बी अंडर रूल 3 दोनों सेटिस्फाई हो गया, सो दे कैन बी जॉइंड एज डिफेंडेंट, दोनों को एज अ डिफेंडेंट ज्वाइन किया जा सकता है। इसमें कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स इन्वॉल्व होंगे, लॉ भी इन्वॉल्व होगा, और जो ट्रांजैक्शन है और जो एक्ट है वो दोनों सेम है, ठीक है, दैट इज द कोलिजन ऑफ द व्हीकल जिससे ए को इंजरी हुई। सो बोथ बी एंड सी कैन बी जॉइंड एज डिफेंडेंट्स। वैसे ही दूसरा इलस्ट्रेशन लीजिए, एन ऑल्टरकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन ए ऑन वन हैंड एंड बी एंड सी ऑन द अदर। बी एंड सी साइमल्टेनियसली असॉल्ट ए। ए may join B and C as defendants in one suit for damages for the tortious act of assault and battery, as both of the conditions laid down in Rule 3 are satisfied. भाई एक ही ट्रांजैक्शन और एक्ट में उनको असॉल्ट हुआ, और अगर सेपरेट सूट लाए जाएंगे तो कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट वुड अराइज, ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। सो ए कैन जॉइन बोथ ऑफ देम एज डिफेंडेंट्स। नाउ कंसिडर द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। B, C, D and E each separately entered into an agreement with A to supply 100 tins of oil. ठीक, ध्यान दीजिएगा, B, C, D and E separately, अलग अलग, entered into an agreement with A to supply 100 tins of oil, और उसके बाद they failed to supply goods. अब एक बात बताइए, क्या ए ज्वाइन कर सकता है बी, सी, डी और ई को एज डिफेंडेंट इन वन सूट फॉर डैमेजेस? द आंसर वुड बी नो। क्यों? ट्रांजैक्शन और एक्ट डिफरेंट है, दे आर डिफरेंट ट्रांजैक्शन, दे आर 4 डिफरेंट ट्रांजैक्शन। तभी मैंने आपको सेपरेटली वर्ड पे एम्फेसिस देने को कहा था। बी, सी, डी ईच ने सेपरेट ट्रांजैक्शन इंटर इनटू किया विद ए, ठीक है, दीज वर ऑल सेपरेट ट्रांजैक्शन। हालांकि एग्रीमेंट और उसके टर्म सेम हो सकते हैं, बट द ट्रांजैक्शंस वर डिफरेंट। तो कौन सी कंडीशन डिफीट हो गई? रूल 3 की क्लॉज ए वाली कंडीशन, ठीक है, सेम ट्रांजैक्शन या सेम एक्ट में होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन देन? तब ये होगा कि यू कैन नॉट ज्वाइन देम एज अ डिफेंडेंट इन वन सूट। हमारे इलस्ट्रेशन के पर्पस में दे आर 4 डिस्टिंक्ट ट्रांजैक्शंस। व्हाई? बिकॉज बी, सी, डी एंड ई ईच हैव सेपरेटली एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद ए टू सप्लाई 100 टिन्स ऑफ ऑयल, ठीक है। रीजनिंग इस बात की वैसे ही सिमिलर है जैसे कि मैंने जॉइंडर ऑफ प्लेंटिव्स वाले इलस्ट्रेशन में दी थी, लास्ट इलस्ट्रेशन में, जिसमें मैंने बोला था कि दे कैन नॉट जॉइन एज प्लेंटिव। रीजनिंग दोनों की ही सेम है। उसमें भी रूल 1 एज अ जॉइंडर ऑफ द प्लेंटिव्स के कंटेक्स्ट में रूल 1 के क्लॉज ए की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई थी, और अभी जो जॉइंडर ऑफ द डिफेंडेंट की बात कर रहा हूं उसमें रूल 3 के क्लॉज ए की कंडीशन ही सेटिस्फाइड हुई थी। क्यों? दोनों ही सिचुएशन में the transactions were not the same, and in this illustration there are 4 distinct and separate transactions. अब रूल 3A is almost similar to rule 2. Rule 3A कहता है power to order separate trials where joinder of the defendant embarrasses or delays trial. Where it appears to the court that any joinder of defendants may embarrass or delay the trial of the suit, the court may order separate trials or make such other order as may be expedient in the interest of justice. अब यहाँ पे बस एक ही डिफरेंस है, वो ये है कि जो रूल 2 है वो कहता है कि द कोर्ट
may put the plaintiffs to their election or order separate trials or make such other order as may be expedient. तो उसमें एक एडिशनल ग्राउंड है कि कोर्ट में पुट द प्लेंटिफ टू देयर इलेक्शन. वो तब होता है जब लार्ज नंबर ऑफ को प्लेंटिफ्स होते हैं. अब सबको तो फिर रिकॉर्ड पे लाया नहीं जा सकता, तो कोर्ट कहता है कि आप में से चूज कर लो कौन रिप्रेजेंट करेगा और एक रिप्रेजेंटेटिव सूट कर लो. ठीक है, वो रिप्रेजेंटेटिव सूट की सिचुएशन होती है, वो आगे मैं बताऊंगा. अभी बताऊंगा तो अभी आपको समझ में नहीं आएगी. अब देखिए, रूल 5, 6, 7 उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी रीडिंग आप खुद कर सकते हैं. बस मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया हो, क्योंकि ये टर्म्स आपको जानने चाहिए. वैसे हैं ये बेसिक लेवल के, लेकिन आई फाउंड कि मोस्ट पीपल डू नॉट नो अबाउट इट. ये जो टर्म्स आप बार बार देखते हैं, जैसे कि फॉर द सेक ऑफ इलस्ट्रेशन, जो रूल 6 देखिए, वो कहता है plaintiff may at his option join as parties to the same suit all or any of the persons severally or jointly and severally liable on any one contract. ठीक, ये टर्म आपके रूल 3 में भी ऑकर होते हैं और रूल 1 में भी ऑकर होते हैं. इन टर्म्स का मतलब क्या है, क्योंकि बिना मीनिंग जाने तो लॉ पढ़ा ही नहीं जा सकता. ठीक है, ये जो जॉइंट, सेवरली और जॉइंटली एंड सेवरली क्लॉजेस जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, अब इनके सारे नुआंसेस तो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया दे सकता हूँ. एक बेसिक आइडिया जो आपको समझा देगा कि ये होता क्या है. अब अपने दिमाग में एक जगह प्लेंटिफ रखिए और एक जगह डिफेंडेंट्स रखिए. ठीक है, मान लीजिए डिफेंडेंट्स ने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है, तभी प्लेंटिफ उनको सू कर रहा है, और 3 डिफेंडेंट है वहां पे. ठीक है, दूसरी साइड पे 3 डिफेंडेंट है, प्लेंटिफ एक है, फॉर द सिंप्लिसिटी सेक. अब मान लीजिए कि जिस कॉन्ट्रैक्ट पे प्लेंटिफ उनको सू कर रहा था वो जॉइंटली बाउंड होते उस कॉन्ट्रैक्ट में. तो बीइंग जॉइंटली बाउंड एक ऐसी सिचुएशन को रेफर करता है जहां पे प्लेंटिफ कैन क्लेम द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम एनी वन ऑफ द डिफेंडेंट. वो चाहे तो किसी एक से कह दे कि तुम पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ऑब्लिगेशन है तुम पूरा का पूरा परफॉर्म करो. ठीक है, या तीनों से कह दे परफॉर्म करें. दैट इज अप टू द प्लेंटिफ. प्लेंटिफ कैन चूज इवन अ सिंगल पर्सन टू परफॉर्म द एंटायर ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. ये सिचुएशन आती है जॉइंटली बाउंड में. ठीक है, एक बंदे को भी पकड़ लिया, तीनों में से मान लीजिए बाकी के 2 नहीं मिले, 3 लोगों से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उनमें से कॉन्ट्रैक्ट का जब ब्रीच हुआ तो 2 भाग गए, एक ही पकड़ा गया. तो ऐसे में प्लेंटिफ क्या कर सकता है कि सिर्फ एक डिफेंडेंट से जो मिला उससे ही पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो भी ऑब्लिगेशन था वो परफॉर्म करवा ले. ठीक, दिस इज द ऑप्शन अवेलेबल टू द प्लेंटिफ इन द केस द कॉन्ट्रैक्ट रेफर टू अ जॉइंट लायबिलिटी ऑफ द डिफेंडेंट्स इन आवर केस. सिमिलरली एक सिचुएशन आती है वेयर द डिफेंडेंट्स विल बी सेवरली बाउंड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट. अब सेवरली बाउंड का क्या मतलब होता है? देखिए, सेवरली बाउंड एक ऐसी सिचुएशन को रेफर करेगा जहां पे प्लेंटिफ कैन ओनली क्लेम अ पार्ट परफॉर्मेंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम वन ऑफ द को डिफेंडेंट्स जिसका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितना शेयर था. अब मान लीजिए एक डिफेंडेंट की लाइबिलिटी थी अराउंड 30%. ठीक, डिफेंडेंट ए की लाइबिलिटी थी 30% अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, डिफेंडेंट बी की लाइबिलिटी थी 30% अंडर द सेम कॉन्ट्रैक्ट, और डिफेंडेंट सी की लाइबिलिटी थी 40% अंडर द सेम कॉन्ट्रैक्ट. ठीक, तो टोटल मिला के 100% हो गया. ए बी सी अंडर द सेम कॉन्ट्रैक्ट, ए की लाइबिलिटी 30%, बी की लाइबिलिटी 30%, सी की लाइबिलिटी 40%. अब मान लीजिए प्लेंटिफ सू कर रहे हैं इनको, तो यहां पे ए क्योंकि सेवरली बाउंड है, तो ऐसी सिचुएशन में ए की लायबिलिटी कितनी होगी अपने कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करने में? सिर्फ 30%, उससे ज्यादा नहीं. उससे ज्यादा के लिए उसे कंपेल नहीं करवाया जा सकता टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. व्हाइल इन द जॉइंट लायबिलिटी ही कुड हैव बीन. जॉइंट लायबिलिटी में ए से पूरा ही परफॉर्मेंस करवाया जा सकता था, बट सेवरल लायबिलिटी में ए की लायबिलिटी 30% की है, तो 30% ही उससे कंपेल करवाया जा सकता है. तो दैट वुड बी द पार्ट परफॉर्मेंस. ठीक, फिर बी से 30% करवाया जा सकता है और सी से 40%. अब मान लीजिए
कि ए ने अपने जो ऑब्लिगेशन है कॉन्ट्रैक्ट में एक्सीड कर दिए, 30% परफॉर्म करना था, मान लीजिए उसने 50% परफॉर्म कर दिया। तो ऐसे में क्या कर सकता है ए जो बाकी के दो डिफेंडेंट है बी एंड सी, उनसे वो अपना जो एक्सेस शेयर है जो उसने लाइबिलिटी के बियॉन्ड भी परफॉर्म किया वो उनसे ले सकता है, दैट ही कैन हैव फ्रॉम बी एंड सी। ठीक। अब सिचुएशन आती है जॉइंटली एंड सेवरली बाउंड। इसका क्या मतलब है? जॉइंटली एंड सेवरली बाउंड का मतलब तो हो गया कि भाई दोनों ही चीजें हैं, जॉइंटली भी है और सेवरली भी है। अब ये फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्लेंटिफ उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो क्या करे, वो एक ही पर्सन से एक सारा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवा ले। ठीक है, दिस ऑप्शन इज अवेलेबल टू हिम। दिस ऑल्सो रिलीव्स द प्लेंटिफ फ्रॉम परसुइंग ऑल द अदर को डिफेंडेंट्स हु हैज द ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। वो एक ही रिकॉर्ड पे उसने कहा था कि जो बाकी के हम उन्हें बाद में देखेंगे, अभी यही मेरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करें। तो दैट ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड अंडर जॉइंटली एंड सेवरली, ऐसी रिलीफ मांगी जा सकती है। लेकिन इसमें क्या हो सकता है, इसमें मान लीजिए कि अगर जो डिफेंडेंट है जिसका जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ ऑब्लिगेशन था 30% परफॉर्म करना, पर चूंकि जॉइंटली एंड सेवरली वो लोग बाउंड हैं, तो प्लेंटिव ये भी करवा सकता है कि एक ही डिफेंडेंट से सारा परफॉर्मेंस करा ले कॉन्ट्रैक्ट का। तो जितना भी परफॉर्मेंस उस डिफेंडेंट के कॉन्ट्रैक्ट के पर्सनल ऑब्लिगेशन से एक्सीड करता है, मान लीजिए इन्होंने अपना बाकी के डिफेंडेंट्स ने अपना एक एग्रीमेंट रखा हो कि भाई उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेरी जिम्मेदारी 30% है, 40% या 30% है, एज द केस में भी, तो जितना भी ऑब्लिगेशन एक्सीड होगा, ठीक है, उसमें जिस भी डिफेंडेंट ने अपने ऑब्लिगेशन से ज्यादा परफॉर्म किया है वो उसका शेयर क्लेम कर सकता है फ्रॉम द अदर को डिफेंडेंट्स बी और सी से, वो क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए प्लेंटिफ ने ए से सारा परफॉर्मेंस करवा लिया कॉन्ट्रैक्ट का, तो ऐसे में ए की लाइबिलिटी मान लीजिए सिर्फ 30% थी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, पर क्योंकि दे वर जॉइंटली एंड सेवरली बाउंड, तो प्लेंटिफ कैन हैव द इंटायर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल डिफेंडेंट। ठीक है, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। मैं अभी कोई एडवांस टर्म्स नहीं यूज कर रहा कॉन्ट्रैक्ट के, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको कुछ समझ में नहीं आए, तभी मैं प्लेंटिव और डिफेंडेंट ऐसे सिंपल टर्म्स यूज कर रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मान लीजिए ए ने कॉन्ट्रैक्ट में जितना शेयर उसको परफॉर्म करना था उससे ज़्यादा परफॉर्म कर दिया, उसे पूरा ही परफॉर्म करवा लिया गया, तो जितना उसके लाइबिलिटी से एक्सीड कर रहा था, ए कैन क्लेम दैट अमाउंट फ्रॉम बी एंड सी, वो उन दोनों से क्लेम करवा सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन उसके पास अवेलेबल रहता है जॉइंट एंड सेवरली बाउंड में। अब देखिए कमर्शियल प्रैक्टिस में it is a tendency of the people to borrow money from the banks on a joint and several liability। एक इलस्ट्रेशन इसका और देता हूँ। अब मान लीजिए ए और बी को 50,000 रुपए की ज़रूरत है, दोनों को, ए को भी 50,000 की ज़रूरत है और बी को भी 50,000 की ज़रूरत है। अब उनको पता है कि जो बैंक है उनको 50,000 का लोन नहीं देगा उनकी इंडिविजुअल सिक्योरिटी पे, लेकिन उनको लगता है कि अगर वो दोनों जॉइंटली क्या कहते हैं रिप्रेजेंट करेंगे बैंक के सामने, तो बैंक वुड बी प्रिपेयर टू एडवांस देम ₹1,00,000, जो फिर वो बाद में आपस में शेयर कर सकते हैं, 50 ए को 50 बी को आपस में शेयर कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ए और बी जॉइंट और सेवरल लाइबिलिटी में बैंक के पास जा सकते हैं टू ऑब्टेन अ लोन ऑफ 1,00,000। ठीक है, 1,00,000 का लोन लेने वो जा सकते हैं और देन डिवाइड द मनी इक्वली बिटवीन देमसेल्व्स। अब मान लीजिए वो लोन पे नहीं हुआ, बैंक क्या कर सकता है, दोनों को इम्प्लीट कर सकता है। अगर मान लीजिए दूसरा भाग गया इंडिया छोड़ के, एक ही पकड़े गए, एक से ही पूरी रिकवरी करा लेगा। ठीक है, दैट ऑप्शन इज अवेलेबल टू बैंक। तो ध्यान रखिएगा कमर्शियल बोरोइंग प्रैक्टिस में, लेंडिंग प्रैक्टिस में, कमर्शियल लेंडिंग प्रैक्टिस में आपको जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी वाले क्लॉजेस बहुत मिलेंगे एग्रीमेंट में। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। इन केस ऑफ अ जॉइंट लाइबिलिटी, let us suppose there is more than one obliger to an obligation, then each obliger is liable for the full amount for the relevant obligation। ठीक, मतलब let me simplify it for you। अगर मान लीजिए कि वापस प्लेंटिव और डिफेंडेंट के एग्जांपल में आ जाते हैं, आई शुडंट हैव यूज्ड दैट टर्म, ऑब्लाइगर एंड ऑब्लिगेशन। अब मान लीजिए प्लेंटिव है, ठीक है,
वो सू कर रहा है डिफेंडेंट को, और जो दो डिफेंडेंट हैं अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जिनके खिलाफ रिलीफ क्लेम की जा रही है। अब जो लाइबिलिटी है उनकी वो जॉइंट लाइबिलिटी है। ऐसे में प्लेंटिफ क्या करवा सकता है, एक से ही पूरा परफॉर्मेंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट करवा सकता है, एक ही डिपेंडेंट से पूरे कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस करा सकता है। और एक ने जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कर दिया तो दूसरा डिफेंडेंट क्या ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सेवरल लाइबिलिटी क्या होगी कि मान लीजिए कि देयर इज अ सेवरल लाइबिलिटी इन अ लोन एग्रीमेंट, ठीक है, और उसमें मल्टीपल लेंडर्स हैं, एक से ज़्यादा लेंडर्स हैं, ठीक है। मान लीजिए हम हैं, आप हैं और एक और पर्सन है ABC। मैं कहता हूं कि मैं उस लोन एग्रीमेंट में 10 लाख रुपए दूंगा, आप कहते हैं उस लोन एग्रीमेंट में आप 10 लाख रुपए देंगे, और C कहता है कि मैं उस लोन एग्रीमेंट में 10 लाख रुपए दूंगा। टोटल 30 लाख की लाइबिलिटी बनती है। अब मान लीजिए जो C है वो 10 लाख की लाइबिलिटी अपने लोन एग्रीमेंट के अंदर लैंड ना करे, ना दे वो, तो ऐसे में जो बोरोवर है ना, वो हमें आपको पूरे 30 लाख के लोन के लिए सू नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि देखिए लोन एग्रीमेंट में तो 30 लाख था, आपकी 10 लाख थी और मेरी 10 लाख की थी और C की 10 लाख की थी, तो ऐसे सिचुएशन में आई एज अ बोरोवर शुड गेट 30 लाख। अब C ने अपनी लाइबिलिटी निभाई नहीं, तो हम लोग यही कहते हैं कि भैया आप C से बात करिए, क्योंकि लाइबिलिटी तो सेवरल है ना। वैसे ही बोरोवर के कंटेक्स्ट में लोन एग्रीमेंट अभी मैं बदल देता हूँ। अब मान लीजिए मैं जो हूँ, लेट अस सपोज 50 लाख का लोन दे रहा हूँ, और ABC टुगेदर मेरे सामने आए हैं लोन लेने, ठीक। और जो अग्रीमेंट है, लोन एग्रीमेंट में उनकी सेवरल लाइबिलिटी है। तो ABC ईच पर्सन को, लेट अस सपोज A को 20 लाख की जरूरत है, B को 20 लाख की जरूरत है और C को 10 लाख की जरूरत है। लोन एग्रीमेंट टोटल कितने का हुआ, 50 लाख का, ठीक। अब सबकी लायबिलिटी क्या है, सेवरल है, अलग अलग है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मान लीजिए C डिफॉल्ट कर गया, तो मैं A या B से पूरी लायबिलिटी नहीं रिकवर करा सकता, पूरा 50 लाख का लोन नहीं रिकवर करा सकता। मैं A को उसी के पोर्शन के लिए बोल सकता हूं कि आपने 20 लाख लिया था, 20 लाख विद इंटरेस्ट दो। B को बोल सकता हूं 20 लाख विद इंटरेस्ट दो। अब C डिफॉल्ट कर गया तो अब C से फिर मुझे अलग प्रोसीडिंग करवानी होगी, उसके लिए मैं A या B को नहीं पकड़ सकता, क्योंकि लायबिलिटी क्या है, सेवरल है। यही अगर जॉइंट होती तो मैं A से ही पूरा वो रिकवर करा लेता, या B से ही पूरा वो रिकवर करा लेता, या A और B टुगेदर से पूरा वो रिकवर करा लेता जो C ने मुझे नहीं दिया। लेकिन क्योंकि सेवरल है तो A और B वुड बी इंटाइटल्ड टू व्हाट, ओनली देयर रिस्पेक्टिव शेयर। अगर मान लीजिए उन्होंने ज़्यादा दे दिया तो वो क्या कर सकते हैं, C के खिलाफ प्रोसीडिंग करके जो उनका एक्सेस शेयर है वो रिकवर करवा सकते हैं, ठीक। अब वैसे ही थर्ड सिचुएशन इमेजिन करिए, जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी। जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी, ये इस टर्म का क्या मतलब है, इसमें क्या होगा कि जितने भी डिफेंडेंट्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेजेस अप टू द इंटायर अमाउंट अवॉर्डेड। अगर मान लीजिए उनमें से एक पे नहीं कर पाता है तो दूसरों का ऑब्लिगेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में, जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी की सिचुएशन में, अब जो आपका प्लेंटिफ है ही में सू द डिफेंडेंट फॉर द इंटायर अमाउंट क्लेम्ड। हालांकि बाकी भी को डिफेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन मान लीजिए उनमें से एक अपना ऑब्लिगेशन नहीं परफॉर्म कर सकता। को डिफेंडेंट्स हैं ABC, उनमें से C अपना ऑब्लिगेशन नहीं परफॉर्म कर पाया, तो ऐसी सिचुएशन में जो प्लेंटिफ है वो A और B को बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितना भी पूरा सम था सबका सब दो, सबका सब आपको अपना ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज करना पड़ेगा, इंटायर अमाउंट। ये सेवरल लायबिलिटी की तरह नहीं है कि जहाँ पे C ने अगर नहीं किया तो फिर आई कैन नॉट क्लेम इट अगेंस्ट A एंड B। जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी में क्या होता है, आई कैन क्लेम द इंटायर अमाउंट फ्रॉम A, B और A एंड B अगर C ने अपना शेयर नहीं दिया, ठीक है। या तो इंटायर अमाउंट हो अगर लोन एग्रीमेंट है, या क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है, देन आई कैन हैव द परफॉर्मेंस ऑफ द इंटायर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम आइदर A और B, ठीक है। अगर C ने अपना, लेट अस सपोज, अपना शेयर, अपना पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन नहीं डिस्चार्ज किया।
अब इसमें एक और खास बात होती है कि मान लीजिए ए और बी ने लेट अस सपोज सी का शेयर डिस्चार्ज कर दिया, तो ऐसे में ए और बी क्या कर सकते हैं, सी के खिलाफ प्रोसीडिंग कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रिकवर दैट एक्सेस अमाउंट दैट दे हैव पेड ऑन बिहाफ ऑफ सी और द ऑब्लिगेशन दैट दे हैव डिस्चार्ज ऑन बिहाफ ऑफ सी। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्लेंटिफ ही इज नॉट मच कंसर्न। In joint and several liability, if let us suppose one party is unable to pay, one defendant is unable to pay, the other defendant must pay more than their share then। ठीक है, हो सकता है लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो 30 या 40% डिटरमाइंड हो, देन इट वुडंट मैटर, तब उनको अपने शेयर से ज़्यादा देना होगा क्योंकि लाइबिलिटी क्या है, जॉइंट एंड सेवरल। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में प्लेंटिफ के लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। अगर मान लीजिए एक पर्सन नहीं परफॉर्म कर सकता पूरा, तो दूसरे पर्सन से पूरा परफॉर्म करवा ले, दैट इज़ ओपन टू द प्लेंटिफ। ठीक है, लेकिन सेवरल लाइबिलिटी में ऐसा नहीं होता। सेवरल लाइबिलिटी में जितना शेयर है उतने तक ही बाउंड रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और इसको जॉइंट और सेवरल इसीलिए कहा जाता है कि वो उस सिचुएशन के लिए, वो उस कंटिजेंसी के लिए कि मान लीजिए ए और ए बी सी जो डिफेंडेंट हैं उसमें सी अपना शेयर, अपना पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ना कर पाए, या जो अमाउंट देना था उसको वो ना दे पाए, तो ऐसी सिचुएशन में ए और बी का जो ऑब्लिगेशन है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट वो बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है कि जो शेयर्स हैं उनके बीच में, मान लीजिए ए की लाइबिलिटी 30% है, बी की लाइबिलिटी 30% है और सी की लाइबिलिटी 40% है, तो ऐसी सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि तीनों परफॉर्म कर दें इन अकॉर्डेंस विद देयर क्या कहते हैं डेजिग्नेटेड ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई मेरा 30% था, मैंने 30% कर दिया, बी का 30% था, बी ने 30% कर दिया, और सी का 40% था, सी ने 40% कर दिया, इन अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव लाइबिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। और वहीं अगर मान लीजिए सी नहीं कर पाया, तो ए और बी को सी का शेयर परफॉर्म करना होगा अंडर द कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच दे आर जॉइंटली एंड सेवरली बाउंड, तो ए और बी को परफॉर्म करना होगा सी का पार्ट। या लेट अस सपोज बी ने नहीं परफॉर्म किया, लेट अस सपोज सिर्फ ए ही है जो परफॉर्म कर सकता है, बी और सी दोनों ने नहीं परफॉर्म किया, तो प्लेंटिफ क्या कर सकता है, ए से ही पूरा अमाउंट क्या करवा ले, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट रिकवर करवा ले, या जो ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा का पूरा परफॉर्म करवा ले, दैट इज ओपन टू द प्लेंटिफ। ठीक है, फिर ऐसे में ये क्या करेगा, आफ्टर परफॉर्मिंग हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि पूरी उसने सिचुएशन परफॉर्म कर दी, पूरा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है, पूरा डिस्चार्ज कर दिया, अब वो क्या कर सकता है, अब वो बी और सी के खिलाफ प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट करके उनसे जो अपना एक्सेस शेयर जो उसने प्लेंटिफ को दिया वो उनसे अब रिकवर करा सकता है। ठीक है, मैं ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट लॉ के कॉम्प्लेक्स टर्म्स यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे मेन एम है आपको समझाना। ठीक है, वरना प्रॉपर टर्म तो जो यूज़ होता है वो होता है ऑब्लाइगर एंड ऑब्लाइजी, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिस चीज़ को हम रेफर करते हैं वो होता है रेलिवेंट ऑब्लिगेशन। ठीक है, इस फॉर द सिंप्लिसिटी से, और फिर अलग अलग जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें कुछ अलग स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं काफ़ी चीज़ों के लिए, तो मैंने आपको सिंप्लिसिटी से के लिए समझाने के लिए बोला है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ना समझ में आए तो मुझसे फिर पूछ लीजिएगा, इसमें कोई वो नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, समझ में आना चाहिए। अब जो नेक्स्ट इन लाइन जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स जानने हैं सीपीसी के कंटेक्स्ट में वो है नेसेसरी एंड प्रॉपर पार्टीज। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और ये जो इस पे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, और रियलिटी में आपको बहुत ज़्यादा ये इन इशू मिलेगा कोर्ट्स के अंदर। ठीक है, अब जान लीजिए कि डिफरेंस क्या है। देखिए, एक नेसेसरी पार्टी इज द वन whose presence is indispensable to the constitution of the suit, against whom the relief is sought and without whom no effective order or decree can be passed. ठीक, ये necessary party है, write it down somewhere. A necessary party is the one whose presence is indispensable to the constitution of the suit, against whom the relief is sought and without whom no effective order or decree can be passed. A proper party is the one in whose absence an effective order or decree can be passed, but whose presence is necessary for a complete and final decision on the question involved in the proceeding. ये प्रॉपर पार्टी की डेफिनेशन है। ठीक है, अब डेफिनेशंस तो मैंने आपको दे दी, लेकिन इस पे थोड़ा कंसेप्चुअल एलैबोरेशन करने से पहले जरा रूल 9
और रूल 13 को देखिएगा। रूल 9 कहता है ऑफ ऑर्डर 1, मिसजॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर, नो सूट शैल बी डिफीटेड बाय द रीजन ऑफ मिसजॉइंडर और नॉन जॉइंडर ऑफ द पार्टीज, and the court may in every suit deal with the matter in controversy so far as regards the right and interest of the parties actually before it, provided that nothing in this rule shall apply to non-joinder of necessary party. Rule 13 कहता है कि objection as to non-joinder or misjoinder, all objection on the ground of non-joinder or misjoinder of party shall be taken at the earliest possible opportunity and in all cases where issues are settled at or before such settlement, unless the ground of objection have subsequently risen and any such objection not so taken shall be deemed to have been waived. यहाँ पे waived वर्क मार्क कर लीजिए, इसका ध्यान आपको रखना है कि जितने भी objections हैं on the ground of non-joinder or misjoinder of the parties shall be taken at the earliest possible opportunity, और जहाँ पे issue settle होते हैं at और before settlement आपको ground लेना है, unless the ground has subsequently risen. और अगर आपने नहीं लिया तो ये माना जाएगा कि आपने ऑब्जेक्शन वेव कर दिया है। बट ध्यान रखिएगा ये नेसेसरी पार्टी इस पे नहीं अप्लाई करता, ठीक है। अब नेसेसरी पार्टी कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसका टेस्ट दिया गया है कस्तूरी वर्सेस EM पेरूमल के केस में, डिसाइडेड ऑन 25 अप्रैल 2005। टेस्ट क्या है? पहला टेस्ट ये है, देयर मस्ट बी राइट टू सम रिलीफ अगेंस्ट सच पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रोवर्सीज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसीडिंग्स। सेकेंडली, no effective decree can be passed in the absence of such party. ये है टेस्ट टू डिटरमाइन योर नेसेसरी पार्टी। अब इसके कुछ इलस्ट्रेशन देखिए। पार्टीशन के सूट में जितने भी शेयरर्स या कोपार्टनर होते हैं वो क्या होते हैं? नेसेसरी पार्टी। वो सारे नेसेसरी पार्टी होंगे क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ वन नो इफेक्टिव डिक्री कैन बी पास्ड। पार्टीशन के सूट में ऑल द शेयरर्स और कोपार्टनर्स आर नेसेसरी पार्टी। Similarly, a purchaser of a property in a public auction is also a necessary party to the suit of declaration to set aside the said public auction, ठीक है। वैसे ही अगर मान लीजिए आपने कोई भी जुडिशियल एग्जाम या यूपीएससी एग्जाम रिट साइड पे चैलेंज किया कि जो सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट है वो एकदम गलत हुआ है, मैलाफाइड हुआ है, ठीक है, आपने ये बोला, तो जो कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट हुए हैं वो जजमेंट से डायरेक्टली अफेक्ट होंगे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो आर सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड कैंडिडेट्स, दे वुड ऑल्सो बी नेसेसरी पार्टी इन अ सूट और इन अ रिट प्रोसीडिंग वेयर यू आर चैलेंजिंग द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट बाय एनी अथॉरिटी। अगर मान लिया दिल्ली जुडिशियल सर्विस चैलेंज कर रहे हैं तो दिल्ली हाई कोर्ट वुड हैव बीन दैट अथॉरिटी। यूपीएससी का एग्जाम चैलेंज कर रहे हैं तो यूपीएससी वुड बी एन अथॉरिटी, ठीक है। मान लीजिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन चैलेंज कर रहे हैं देन यूपीएससी इज द अथॉरिटी विच इज वुड बी नीडेड टू बी इम्प्लीटेड। अब वैसे ही जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए, मान लीजिए फाइनल लिस्ट आ गई इंटरव्यू के बाद, अब ऐसे केस में आपको जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए ना उनको भी इम्प्लीट करना होगा क्योंकि वो नेसेसरी पार्टी हैं, ठीक है। तो नेसेसरी पार्टी कैसे आप डिटरमाइन करेंगे कि देयर मस्ट बी राइट टू सम रिलीफ अगेंस्ट सच पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंट्रोवर्सीज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसीडिंग एंड नो इफेक्टिव डिक्री कैन बी पास्ड इन द एब्सेंस ऑफ सच पार्टी, ठीक है। क्या डेफिनेशन मैंने बताई थी नेसेसरी पार्टी की? अ नेसेसरी पार्टी is one whose presence is indispensable to the constitution of the suit, against whom the relief is sought and without whom no effective order or decree can be passed. And what is the definition of a proper party? A proper party is one in whose absence an effective order can be passed, but whose presence is necessary for a complete and final decision on the question involved in the proceedings before the court. अब proper parties का क्या illustration होगा कि मान लीजिए देयर इज अ सूट फॉर पोजेशन बाय लैंडलॉर्ड अगेंस्ट हिज टेनेंट, सिर्फ टेनेंट के खिलाफ है सूट फॉर पोजेशन। तो ऐसी सिचुएशन में अगर सब टेनेंट को भी इम्प्लीट किया गया है तो वो एक प्रॉपर पार्टी होती है, वो नेसेसरी पार्टी नहीं है, ठीक है। क्योंकि सूट ऑफ पोजेशन और जो रिलीफ क्लेम्ड है वो मेनली किसके खिलाफ है? टेनेंट के खिलाफ, नॉट अगेंस्ट सब टेनेंट। जब टेनेंट की बात की गई है तो ओनली टेनेंट इज कंसर्न, सब टेनेंट से प्रॉपर पार्टी है, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए अगर कोई पार्टीशन सूट है बाय सन्स अगेंस्ट देयर फादर एंड देयर फादर ओनली, वो पार्टीशन चाहते हैं इन द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर फादर इन देयर कैपेसिटी ऑफ अ को पार्टनर, तो
जो ग्रैंडफादर ऐसे केस में होंगे वो प्रॉपर पार्टी होंगे, ठीक है। वैसे ही अभी इसी सिचुएशन को पलट दीजिए, अगर मान लीजिए कि पार्टीशन का सूट सिर्फ फादर और ग्रैंडफादर के बीच में, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी बता रहा हूं, क्योंकि सूट में तो ये नहीं लिखा होगा वो फादर और ग्रैंडफादर है, सूट में लिखा होगा फादर और सन के बीच में हो रहा है। तो मान लीजिए आप ग्रैंडसन के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि जो पार्टीशन सूट चल रहा है वो फादर और ग्रैंडफादर के बीच में चल रहा है, यू आर नॉट कंसर्न विद इट। तो ऐसी सिचुएशन में जो ग्रैंडसन है वो क्या होगा, वो प्रॉपर पार्टी होगा, वो नेसेसरी पार्टी नहीं है, ठीक है। क्योंकि पार्टीशन में एक चीज का ध्यान रखिएगा, पार्टीशन का जो मैटर होता है ना, इट इज ओनली परमिसिबल कि एज एज अ मैटर ऑफ नॉर्म कि एक मेंबर या एक को पार्टनर चाहे तो पार्टीशन कर ले, और जो फैमिली है बाकी प्रॉपर्टीज के कॉन्टेक्स्ट में पार्टीशन ना करे, ये वोनली परमिसिबल है। पार्टीशन का मतलब जरूरी नहीं कि सारी फैमिली अब एकदम टोटली अलग हो जाएगी, ये हो सकता है कि एक को पार्टनर अपना शेयर मांग के अलग होना चाहता है लेकिन बाकी के मेंबर्स नहीं होना चाहते, ठीक है। तो अगर सूट सिर्फ फादर और ग्रैंडफादर के बीच में है तो ग्रैंडसन क्या होगा, प्रॉपर पार्टी, ठीक है। ये देखिए समझाने के लिए बोल रहा हूं, कभी भी सूट में ये नहीं लिखा होगा ग्रैंडसन और फादर, सूट में लिखा होगा कि फादर तो ग्रैंडफादर का सन होगा ना, तो सूट में लिखा होगा दैट इन द कैपेसिटी ऑफ द सन ही इज क्लेमिंग द पार्टीशन अगेंस्ट हिज फादर। और उसी सूट में अगर मान लीजिए ग्रैंडसन ऐड कर दिए गए तो क्या होंगे, वो प्रॉपर पार्टीज होंगे, नॉट नेसेसरी पार्टीज। अब इन सारी चीजों में जो अभी मैंने अभी तक बताई, वाई आर दे नॉट नेसेसरी पार्टी, क्योंकि पहली चीज ध्यान रखिएगा, टेस्ट क्या है नेसेसरी पार्टी का, देयर मस्ट बी अ राइट टू सम रिलीफ अगेंस्ट सच पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसीडिंग इन क्वेश्चन। कोई तो राइट टू रिलीफ होना चाहिए, ठीक है, या उनके खिलाफ रिलीफ क्लेम की जानी चाहिए। एंड इट शुड नॉट बी पॉसिबल टू पास एन इफेक्टिव डिक्री इन एब्सेंस ऑफ सच पार्टी, ठीक है। अब ये सिचुएशंस नहीं सेटिस्फाइड हो रही हैं तो देन दे आर नॉट नेसेसरी पार्टीज, दे आर ओनली प्रॉपर पार्टीज। वहीं पे अगर पार्टीशन पूरी फैमिली के बीच में हो रहा होता, द इंटायर फैमिली इज पार्टीशनिंग द प्रॉपर्टी और जॉइंट फैमिली का स्टेटस पूरी तरीके से सेवर हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में सारी पार्टीज, फिर ग्रैंडसन, ग्रैंडफादर, फादर, सब वो नेसेसरी पार्टीज बन जाएंगे जब पार्टीशन होलसेल हो रहा है पूरी फैमिली के बीच। लेकिन पार्टीशन अगर सिर्फ फादर और ग्रैंडफादर के बीच में हो रहा है, नॉट बिटवीन ग्रैंडसन्स, पूरी जॉइंट फैमिली पार्टीशन नहीं कर रही है, सिर्फ एक मेंबर पार्टीशन कर रहा है, नॉट द ऑल ऑफ देम, तब उस सिचुएशन में क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए ग्रैंडसन इंप्लीट किए गए तो वो प्रॉपर पार्टीज होंगे, नेसेसरी पार्टीज नहीं होंगे, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, अगर रिलीफ किसी मेंबर के खिलाफ क्लेम नहीं की गई है लेकिन उस मेंबर की प्रेजेंस इनेबल्स द कोर्ट टू एडजुडिकेट मोर इफेक्चुअली एंड कंप्लीटली, देन ही इज अ प्रॉपर पार्टी, नॉट अ नेसेसरी पार्टी। और ये भी होना चाहिए कि इट इज पॉसिबल टू पास एन इफेक्टिव डिक्री इन एब्सेंस ऑफ सच पार्टी, तब वो प्रॉपर पार्टी है। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि देयर इज अ राइट टू रिलीफ अगेंस्ट सच पार्टी एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू पास एन इफेक्टिव डिक्री इन एब्सेंस ऑफ सच पार्टी, तब क्या हो जाएगा, वो नेसेसरी पार्टी बन जाएगी, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो नेसेसरी पार्टी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टी। और अगर वो नहीं ज्वाइन की गई है तो सूट तो इसी बात पे डिसमिस हो सकता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए नेसेसरी पार्टी को नहीं ज्वाइन किया गया है और मान लीजिए डिक्री पास हो गई, तो अगर मान लीजिए जो पर्सन अग्रीव्ड है वो अगर अपील पे गया तो अपील पे डिक्री सेट असाइड हो सकती है फॉर नॉन जॉइंडर ऑफ अ नेसेसरी पार्टी, इस ग्राउंड पे सेट असाइड हो सकती है। इनफैक्ट व्हेन यू रेफर टू सेक्शन 99 ऑफ द सीपीसी, वो कहता है कि डिक्री दैट नो डिक्री शैल बी रिवर्स्ड or substantially varied, nor it would be remanded in an appeal on account of misjoinder or non-joinder of the parties or cause of action, or any error, defect or irregularities in any proceeding in the suit not affecting merit or jurisdiction of the case, provided that nothing in this section shall apply to non-joinder of necessary party। तो necessary party बहुत important है, अगर वो नहीं ज्वाइन हुई तो ध्यान रखिएगा डिक्री वुड बी सेट असाइड इन अपील और रिवीजन। तो आप नेसेसरी पार्टी और प्रॉपर पार्टी फॉर द डेफिनेशन से मोर और लेस तो समझ गए होंगे। तो नाउ वी कैन स्टार्ट विथ ऑर्डर 1 रूल 8 एंड ऑर्डर 1 रूल 10, जिसमें मेन कंसेप्ट्स हैं, ठीक है।
इसी पे ज़्यादा सवाल बनेंगे एंड जो प्रैक्टिकल मैटर्स हैं उसमें ये दोनों सेक्शंस बहुत इशू में आते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर 1 का रूल 8 कहता है 1 पर्सन में सू और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन द सेम इंटरेस्ट। Where there are numerous persons, mark the word numerous persons, having the same interest in one suit, mark the word same interest. One or more of such person may, with the permission of the court, sue or be sued or may defend such suit on behalf of or for the benefit of all the person so interested. एक person sue कर सकता है with the permission of the court on behalf or for the benefit of the person of all persons so interest, and similarly the suit can likewise be defended with the permission of the court. So mark the word permission. B, court may direct one or more such persons may sue or be sued or may defend such suit on behalf of or for the benefit of all persons so interested. तो यहाँ पे मार्क द वर्ड मे डायरेक्ट। तो आपको दो सिचुएशन मिलती हैं जहाँ पे पार्टीज ने अप्लाई किया है कोर्ट को फॉर इट्स परमिशन टू सू ऑन बिहाफ ऑफ द अदर्स और टू डिफेंड द सूट ऑन बिहाफ ऑफ द अदर्स, और दूसरी सिचुएशन है वेयर द कोर्ट इटसेल्फ डायरेक्ट्स a party or more than one person to sue on the behalf of others or defend on behalf of the others, ठीक है। तो दो सिचुएशन आपको मिलती हैं, ध्यान रखिएगा। ये परमिशन और डायरेक्शन ये जो हैं ये अगर नहीं मिली हैं और तब भी रिप्रेजेंटेटिव सूट डालने की कोशिश की गई है तो ऐसे सिचुएशन में रिप्रेजेंटेटिव सूट नहीं माना जाएगा। सेक्शन 8 जनरली मैंडेटरी है, याद रखिएगा। सब रूल 2 कहता है ऑफ रूल 8, the court shall in every case where a permission or direction is given under sub rule 1 at the plaintiff expense give notice to the institution of the suit to all persons so interested either by personal service or by reason of the number of persons or other cause such service is not reasonably practicable by public advertisement as the court in each case may direct. तो पर्सनल सर्विस और नोटिस शब्द मार्क कर लीजिए और पब्लिक एडवर्टाइजमेंट शब्द मार्क कर लीजिए। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अपनी बेयर एक्ट में सब रूल 2 के आगे लिख लीजिए मैंडेटरी, मैंडेटरी लिख लीजिए। अगर नोटिस नहीं दी गई तो ध्यान रखिएगा डिक्री विल ओनली बाइंड द पार्टीज हु आर ऑन रिकॉर्ड, इट विल नॉट बाइंड द पार्टीज हु आर नॉट ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन 6 में ऑफ सेक्शन 11 जो रेस जुडिकाटा लगता है अगर नोटिस या पब्लिक एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया गया है तो ऐसी सिचुएशन में रेस जुडिकाटा विल ओनली अप्लाई ऑन द पार्टीज हु आर ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, नॉट ऑन द पार्टीज हु आर सो रिप्रेजेंटेड, क्योंकि जो पार्टी को रिप्रेजेंट किया गया था उनको ना नोटिस दी गई है आइदर बाय पर्सनल सर्विस ना बाय पब्लिक एडवर्टाइजमेंट। सो ऐसी सिचुएशन में अंडर एक्सप्लेनेशन 6 रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। ऑर्डर 8 की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था। सो जस्ट राइट डाउन अंडर सब रूल 2 दैट दिस sub rule is mandatory. Then have a look at sub rule 3. It says any person on whose behalf or for whose benefit a suit is instituted or defended under sub rule 1 may apply to the court to be made a party to such suit, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेटिव सूट में जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो खुद भी चाहे तो पर्सनली अप्लाई कर दे कोर्ट को टू बी मेड अ पार्टी टू सच सूट आइदर एज अ प्लेंटिफ और द डिफेंडेड एज द केस मे बी। सब रूल 4 कहता है no part of the claim in any suit shall be abandoned under sub rule 1 and no such suit shall be withdrawn under sub rule 3 of rule 1 of order 23, ये मार्क कर लीजिए। and no agreement, compromise or satisfaction shall be recorded in any such suit under rule 3 of that order, मतलब order 23, unless the court has given at the plaintiff expense notice to all the persons so interested in the manner specified in sub rule 2. मैंडेटरी है ये, मार्क कर लीजिए। दिस इज अ वेरी मैंडेटरी प्रोविजन। जब ऑर्डर 23 समझ में मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा विड्रॉल और ये जो अबैंडनमेंट ऑफ द सूट है ये होता क्या है। पर अभी के लिए इतना जान लीजिए कि बिना नोटिस के ना विड्रॉल हो सकता है ना अबैंडमेंट हो सकता है एज इट्स एनविसेज्ड अंडर ऑर्डर 23 ऑफ द सीपीसी। देन हैव अ लुक एट सब रूल 5. इट सेज वेयर एनी पर्सन सुइंग और डिफेंडिंग इन एनी सूट does not proceed with due diligence in the suit or defense, the court may substitute in his place any other person having the same interest in
द सूट। अगर मान लीजिए कोई पर्सन ढंग से सू या डिफेंड नहीं कर रहा है तो कोर्ट उसको रिप्लेस करके किसी और पर्सन को लगा देगा जिसका भी सेम इंटरेस्ट इन द सूट। ठीक है, अब भाई इतने सारे लोग को रिप्रेजेंट अगर किया जा रहा है तो अगर पार्टीज ऑन रिकॉर्ड आर नॉट सुइंग और डिफेंडिंग प्रॉपरली देन पूल ऑफ पर्संस तो बहुत लार्ज है ना। कोर्ट चाहे तो उनमें से किसी एक को उठा के प्लेंटिफ बना दे या डिफेंडेंट बना दे, एज द केस में भी, है ना, जिनको भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सो वही ऑप्शन है कि कोर्ट जो चाहे तो इट में सब्सटीट्यूट इन द पर्सनस प्लेस एनी अदर पर्सन्स हु हैज द सेम इंटरेस्ट इन द सूट। सब रूल 6 पे आ जाते हैं। इसमें सेम इंटरेस्ट शब्द इंपॉर्टेंट है सब रूल 5 में। सब रूल 6 पे आ जाते हैं। अ डिक्री पास्ड इन अ सूट अंडर दिस रूल शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द पर्सन्स ऑन whose behalf और फॉर whose benefit the suit is instituted or defended as the case may be। ठीक है, तो मतलब रिप्रेजेंटेटिव सूट में डिक्री तो बाइंड करेगी ही, और यू नो व्हेन यू रीड सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 6 तो रेस जुडिकाटा भी लगेगा। ठीक है, और अगर नोटिस नहीं दी गई है तो क्या होगा, इट विल ओनली बाइंड द पार्टी ऑन द रिकॉर्ड और रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा अंडर एक्सप्लेनेशन 6। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर द पर्सन हु सू और आर सूड और डिफेंड हैव द सेम कॉज ऑफ have the same interest in one suit, it is not necessary to establish that such person have the same cause of action as the person on whose behalf or for whose benefit they sue or are sued or defend the suit as the case may be। तो मतलब आपको सेम इंटरेस्ट पे ध्यान देना है ऑफ द पार्टीज, नॉट द सेम कॉज ऑफ एक्शन। अब इस पे लोकस क्लासिकस में आपको सबसे पहला बताता हूं, दैट इज चेयरमैन तमिलनाडु हाउसिंग versus T.N. Ganapathy, decided on 7th February 1990. Now let me just briefly tell you what happened in this case. In this case what happened was that कि तमिलनाडु की हाउसिंग स्कीम के अंदर जो LIG ग्रुप था, लो इनकम ग्रुप, उनको कुछ रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स अलॉट की गई थी और एक प्लॉट ऑफ लैंड अलॉट किया गया था अंडर दैट स्कीम। आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ द प्राइस, एक्सेस डिमांड फॉर मनी was made by the हाउसिंग बोर्ड। जो अलॉटी थे उनको सेपरेट डिमांड नोटिस गई थी फॉर द एक्सेस प्राइस, तो अलॉटीज ने एक रिप्रेजेंटेटिव सूट में चैलेंज किया द डिमांड बाय फाइलिंग अ सूट इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। ठीक है, मतलब ऑर्डर 1 रूल 8 के अंदर उन्होंने सूट फाइल किया। देन इट वाज कंटेंडेड दैट इन सच अ सूट द रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी was not maintainable, क्योंकि सेपरेट डिमांड नोटिसेस सबको गई थी, और क्योंकि सेपरेट डिमांड नोटिसेस गई थी तो सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा, सबके लिए अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा। अब अगर आप एक्सप्लेनेशन ही देख लें तो आप खुद ही उसको आंसर कर देंगे कि सेम इंटरेस्ट इज नेसेसरी नॉट द सेम कॉज ऑफ एक्शन। ये तो सच है कि सेपरेट डिमांड नोटिस वुड अमाउंट टू सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन, लेकिन जो ऑर्डर 1 का रूल 8 है उसने क्या मेन क्राइटेरिया बनाया है, उसने मेन क्राइटेरिया सेम इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज बनाया है। ठीक है, सो फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्डर 1 रूल 8 इट इज द सेम इंटरेस्ट विच इज द डिटर्मिनेटिव क्राइटेरिया, नॉट द सेम कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये जो टीएन हाउसिंग बोर्ड वर्सेस टीएन गनापति है, वर्स ये क्या कहते हैं, ये एक लोकस क्लासिकस है। जस्ट I will be reading the operative part of that judgment, but पहले आपको कुछ चीज़ें बतानी है ऑर्डर 1 रूल 8 से लेके। अब देखिए, ऑर्डर 1 रूल 8 जो है इट इज़ मेयरली फर्स्ट ऑफ ऑल एन इनेबलिंग प्रोविजन, राइट इट डाउन समवेयर। ये आपको कंपेल नहीं करता है एज एन इंडिविजुअल टू रिप्रेजेंट द बॉडी ऑफ द पर्सन्स हु हैव द सेम इंटरेस्ट व्हेन यू डोंट वांट इट टू। ठीक है, अगर क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए सेम इंटरेस्ट है लेकिन आप चाहते हैं कि अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में इशू करें, यू डोंट वांट टू रिप्रेजेंट एनी अदर पर्सन, तो आप कर सकते हैं। ऑर्डर 1 का रूल 8 सिर्फ एक इनेबलिंग प्रोविजन है कि वो कहता है कि आप चाहें तो दूसरों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोवाइडेड यू कंप्लाई विद द कंडीशंस लेड डाउन इन द सेक्शन इन द प्रोविजन। क्या कंडीशंस हैं? देखिए, पहली कंडीशन ये है कि पार्टी मस्ट बी न्यूमरस, राइट इट डाउन। दूसरी, दे मस्ट हैव द सेम इंटरेस्ट इन द सूट, सेम इंटरेस्ट डिटर्मिनेटिव क्राइटेरिया है। थर्ड इज द परमिशन must have been granted by the court or the direction must have been obtained from the court.
Fourth is notice must have been issued to the parties to whom it is proposed to be represented in the suit. Notice कैसे दी जाती है? Either by personal service or by public advertisement. ये सारी कंडीशन एग्जिस्ट करनी चाहिए. ठीक है. अब देखिए, what is the object for framing Order 1 Rule 8? See, the object for framing this particular provision is to save time and expense and to ensure a single comprehensive trial of question in which numerous persons are interested and to avoid harassment of the parties by a multiplicity of the proceeding. अब ऑर्डर 1 के रूल 8 का जो इंटरप्रिटेशन होगा वो कैसा इंटरप्रिटेशन होगा? इट हैज टू बी लिबरली इंटरप्रेटेड. ठीक है, लिबरल इंटरप्रिटेशन करना चाहिए सो दैट इट विल सबसर्व द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स एनैक्टमेंट. अब देखिए, इन डिफरेंट टर्म्स, अब मान लीजिए कि एक क्लास ऑफ पर्सन्स की कॉमन ग्रीवियंस है, एक कॉमन इंटरेस्ट है, और रिलीफ सॉट भी अगर मान लीजिए किसी सूट में होगी तो वो कॉमन है. तो लेजिस्लेचर ने ये रूल इसलिए एनैक्ट किया है कि भाई एक ही ट्रायल में आप सारे क्वेश्चन डिटरमाइन कर लीजिए. वरना एक मेंबर ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी, मान लीजिए लेट अस सपोज हाउसिंग सोसाइटी में हर मेंबर अपनी अलग अलग कैपेसिटी में सू करेगा. मान लीजिए हाउसिंग सोसाइटी में 300 लोग रहते हैं. ठीक है, और 300 लोग अपनी अलग अलग कैपेसिटी में अगर सू करेंगे तो है उनका सेम इंटरेस्ट, पर मेयरली बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन वो अलग अलग सू कर रहे हैं. ऐसे में कोर्ट में डॉकेट लोड बढ़ जाएगा, है ना. तो in order to ensure that there is a single comprehensive trial of the questions in which numerous persons are interested and to avoid harassment of the parties and a multiplicity of the suits, Order 1 Rule 8 has been framed by the legislature in order to save time and expense. ठीक है, ध्यान रखिएगा. इसमें चेयरमैन तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड वर्सेस टीएन गणपति आपका लोकस क्लासिकस होगा. अब मैं जरा इसका ऑपरेटिव पार्ट पढ़ता हूँ. ठीक है, इसमें द सुप्रीम कोर्ट सेड, अब जो ऑब्जेक्शन लिया गया था कि सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन है तो इनको क्या कहते हैं, सेपरेट कैपेसिटी में आना चाहिए, सेम कैपेसिटी में नहीं आ सकते. इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 1 रूल 8 हैज बीन इंक्लूडेड इन सीपीसी in the public interest so as to avoid multiplicity of the litigation. The condition necessary for the application of the provision is that the person on whose behalf the suit is being brought must have the same interest. In other words, either the interest must be common or they must have a common grievance which they seek to get redressed. फिर एक मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट इन्होंने अप्रूव किया और बोला द प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट टू ब्रिंग अ सूट विद इन द रूल is the sameness of the interest of the numerous persons on whose behalf or for whose benefit the suit is instituted. The court, in considering whether leave under the rule should be granted or not, should examine whether there is a sufficient community of the interest to justify the adoption of the procedure provided under the rule. The object for which this provision is enacted is really to facilitate the decision of questions in which large number of persons are interested without recourse to the ordinary procedure. The provision must therefore receive a liberal interpretation which will subserve the object for its enactment. There are no words in the rule to limit its scope as to any particular category of suits or to exclude a suit in regard to the claim of money or injunction as the present one. अब इसमें ये भी पॉइंट उठाया गया था कि ये क्लेम ऑफ मनी पे नहीं अप्लाई करेगा या इंजंक्शन के मैटर्स पे नहीं अप्लाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑब्जेक्शन को भी डिसमेंटल कर दिया और सीधे बोला कि ऐसा तो रूल कहीं नहीं कहता, ऑर्डर 1 का रूल 8 कहीं नहीं कहता कि इस ये कैटेगरी ऑफ सूट एक्सक्लूडेड है इसके परव्यू से. इट इज़ नॉट. तो उन्होंने बोला कि इसका लिबरल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए विच विल सबसर्व द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स एनैक्टमेंट. फिर अलॉटीज के कंटेक्स्ट में बोला दैट इट इज ट्रू दैट ईच अलॉटीज इज इंटरेस्टेड इंडिविजुअली इन फाइटिंग आउट द डिमांड सेपरेटली मेड और गोइंग टू बी मेड ऑन हिम and thus separate cause of action arise in the case. But that does not make Order 1 Rule 8 inapplicable. Earlier there was some doubt about the rule covering such a case, which now stands clarified after the explanation was introduced in CPC by the legislature, and the explanation reads that for the purpose of determining whether the person who sue or are sued or defend have the same interest in one suit, it is not necessary to establish that such persons have the same cause of action as the persons on whose behalf
or for whose benefits they sue or are sued or defend such suit as the case may be. In simple words, अपने शब्दों में convert करके बोलूं तो it is the same interest which is the determinative criteria, not the same cause of action. अब देखिए जो न्यूमरस पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है ना, अब न्यूमरस पर्सन्स का ये मतलब नहीं होता है कि वो नंबरलेस है या इनन्यूमरेबल है. जो रिक्वायरमेंट है ना अंडर रूल 8, वो इनन्यूमरेबल मेंबर्स नहीं, एक न्यूमरस पर्सन्स होने चाहिए. अब न्यूमरस पर्सन्स का मतलब ये है कि वो एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए विच कैन बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट. अब ये है कि पार्टीज बहुत सारी हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि पार्टीज अनलिमिटेड है. न्यूमरस का मतलब होता है कि द पार्टीज आर ऑफ कोर्स इन मल्टीट्यूड, बट इट इज अ नंबर विच इज केपेबल ऑफ बीइंग डिटरमाइंड बाय द कोर्ट. ठीक है, तो मान लीजिए कोई विलेज है, अगर कोई विलेज लैंड के लिए सूट जा रहा है तो एक मेंबर ऑफ दैट विलेज कैन सू ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स. वो अगर एक राइट ऐसा है जो विलेज के पूरे विलेज के लिए कॉमन है, तो वन विलेजर कैन सू ऑन बिहाफ ऑफ द अदर्स, वो बिल्कुल कर सकता है. वैसे ही अगर मान लीजिए कोई दूसरा डिफेंड कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द विलेजेस, देन ही कैन डू सो. अगर राइट कॉमन है दोनों के बीच, तो वहां पे सेम इंटरेस्ट देखा जाएगा. व्हाट इज द सेम इंटरेस्ट दैट बाइंड्स ऑल द मेंबर्स. तो उसी कंटेक्स्ट में न्यूमरस पर्सन्स बोला गया है. ठीक है, दैट द पार्टीज इन द सूट शुड बी न्यूमरस, तभी वो अप्लाई करेगा, तभी रिप्रेजेंटेटिव सूट अप्लाई करेगा ऑफ कोर्स. लेकिन कभी भी न्यूमरस का मतलब नंबरलेस या इनन्यूमरेबल मत बना लीजिएगा. न्यूमरस का मतलब बहुत सारे. अब एक हाउसिंग सोसाइटी सू कर रही है रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट में. अब हाउसिंग सोसाइटी में 2,500 मेंबर रह सकते हैं, लेकिन है तो 2,500 ना, तो केपेबल ऑफ बीइंग डिटरमाइंड. वैसे ही विलेज प्रॉपर्टी में के कंटेक्स्ट में विच इज कॉमन टू ऑल विलेजर्स, एक रिप्रेजेंटेटिव सूट चल रहा है. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? अब रिप्रेजेंटेटिव सूट में विलेज में कितने लोग रह सकते हैं? 30,000 लोग मान लेते हैं. 30,000 लोग वैसे रहते नहीं, रहते 200-300 से क्या कहते हैं 2,500 लोग रहेंगे, और मान लीजिए 30,000 लोग रहते हैं. ठीक है, एक छोटे से विलेज में. तो ऐसी सिचुएशन में नंबर जो है इट इज केपेबल ऑफ बीइंग डिटरमाइंड. वो नंबरलेस नहीं है, इनन्यूमरेबल नहीं है. ठीक है, सो यू शुड बी हैविंग एन आइडिया कि जो न्यूमरस पर्सन्स है वो इनन्यूमरेबल के कंटेक्स्ट में मत यूज करिएगा उसे. नेक्स्ट इज कि सेम इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? देखिए, सेम इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि इंटरेस्ट इज कॉमन टू ऑल ऑफ देम. ठीक है, या उनका एक कोई कॉमन ग्रीवियंस है विच दे सीक टू गेट रेड्रेस्ड. फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंटरेस्ट मस्ट बी कॉमन टू ऑल ऑफ देम और दे मस्ट हैव अ कॉमन ग्रीवियंस विच दे सीक टू गेट redressed. So therefore the community of interest is an essential and a condition precedent for bringing a representative suit. ये बात याद रखिएगा. This position is recognized by the Supreme Court in this case, Chairman Tamil Nadu Housing Board versus T.N. Ganapati. ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखिए, कॉमन इंटरेस्ट का मतलब जॉइंट या कंकरेंट इंटरेस्ट नहीं होता, सिर्फ यही नहीं होता. ठीक है, इट इज नॉट जस्ट दैट. In Duke of Bedford versus Ellis, Lord Macnaghten explained कि common interest क्या होता है. He said that a common interest and common grievance in a representative suit can be determined by the test that the relief claimed is in the nature beneficial to all whom the plaintiff proposed to represent. उन्होंने एक टेस्ट दिया और बोला कि कॉमन इंटरेस्ट या कॉमन ग्रीवेंस डिटरमाइन करना है, तो ये आप ये देखिए जो रिलीफ क्लेम की गई है, क्या वो इन इट्स नेचर बेनिफिशियल टू ऑल द पर्संस जिनको प्लेंटिफ रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं. ये उन्होंने एक टेस्ट दिया. अब इसके बहुत सारे इलस्ट्रेशन हो सकते हैं. अब विलेज प्रॉपर्टी को ले लीजिए. अब विलेज प्रॉपर्टी में एक मान लीजिए देयर इज अ राइट टू वे, जो विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लिटिगेशन, या राइट टू the usage of a particular well or stream. मान लीजिए it is an issue. अब ऐसी सिचुएशन में this right is common to all the villagers. अगर मान लीजिए ये right उनसे ले लिया गया या इस पर restrictions लगाए गए, तो सारे villagers को affect करेगा कि नहीं? तो ऐसी सिचुएशन में one can sue on behalf of the others. ठीक है, और ऐसे में यहाँ पे एक community of interest है, community of same interest है. There might not be the same cause of action, but there is a community of interest, same interest. ठीक, वैसे ही अगर मान लीजिए किसी डेबिटर के बहुत सारे क्रेडिटर्स हैं, मान लीजिए 25 क्रेडिटर्स हैं, तो एक क्रेडिटर कैन सू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिसीज डेब्टर ऑन द बिहाफ ऑफ द अदर्स. अगर डेब्टर मर गया है
क्योंकि फिर जो प्रॉपर्टी होगी और उसका जो इशू होगा, फिर उसका जो डिवीजन होगा, वो सारी चीज़ें ना, वो एक इशू ऐसा अराइज होगा जो सारे क्रेडिटर्स के लिए कॉमन है। अब ये हो सकता है कि सारे क्रेडिटर्स ने जो लोन ग्रांट किया हो डिसीज डेप्टर को, वो एक सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन हो, वो एकदम अलग कॉज ऑफ एक्शन हो, लेकिन जब रिप्रेजेंटेटिव सूट देखा जाता है तो ये देखा जाता है सेम इंटरेस्ट है या नहीं, नॉट द सेम कॉज ऑफ एक्शन। सेम कॉज ऑफ एक्शन नहीं देखा जाता रिप्रेजेंटेटिव सूट में, सेम इंटरेस्ट देखा जाता है। अब सारे क्रेडिटर्स का सेम इंटरेस्ट क्या है? रिकवरी ऑफ देयर लोन, ठीक है, देयर इज अ कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन देम। तो ऐसी सिचुएशन में एक क्रेडिटर कैन सू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द अदर क्रेडिटर्स द प्रॉपर्टी एंड द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड डेप्टर, ठीक है, अगर डेप्टर मर गया है तो। नेक्स्ट पॉइंट दैट यू शुड नो इज दैट द परमिशन ऑफ द कोर्ट और डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट इज मैंडेटरी, जो मैंने आपको बताया था। अगर वो दोनों नहीं है तो रिप्रेजेंटेटिव सूट नहीं माना जाएगा। जो रूल 8 के सब रूल 1 में जो परमिशन और डायरेक्शन है वो मैंडेटरी है, यू हैव टू ऑब्टेन दैट, उनके बिना काम नहीं चलेगा। अब देखिए, जो परमिशन है इट कैन बी आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। परमिशन ग्रांट करने का कोई फॉर्म नहीं है। मान लीजिए कि आपने परमिशन के लिए अप्लाई किया और जज ने सीधे पब्लिक एडवर्टाइजमेंट डलवा दिया उस बात का, या पर्सनल नोटिस डलवा दिया आपके एक्सपेंस पे विदाउट रिकॉर्डिंग एनी स्पेसिफिक ऑर्डर इन दैट बिहाफ, तो ये मान लिया जाएगा कि इम्प्लाइड परमिशन दे दी गई। एक्सप्रेस परमिशन तो आप जानते ही हैं, वो एक्सप्रेसली रिकॉर्ड कर दे सारी चीज़ें। एक बार परमिशन आपने ट्रायल स्टेज पे ले ली तो वो अपील पे भी लास्ट करेगी, ठीक है। ऐसा मत समझ लीजिएगा अपील में नई परमिशन लेनी पड़ेगी, नो, यू कैन टेक द परमिशन एट द ट्रायल स्टेज एंड द बेनिफिट ऑफ दैट परमिशन विल एन्योर इन द स्टेज ऑफ अपील एज वेल, ठीक है। अब आ जाते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ द नोटिस पे। रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिस इज मैंडेटरी, बहुत बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। नोटिस नहीं दी गई तो क्या होगा? डिक्री विल ओनली बाइंड द पार्टीज ऑन रिकॉर्ड, जिनका नाम जो केस पे अपीयर होता है, केस फाइल पे अपीयर होता है, उन्हीं को बाइंड करेगी, उनको नहीं जिनको वो रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं। अगर नोटिस नहीं गई या पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उनको नहीं बताया गया, द डिक्री विल ओनली बाइंड द पार्टीज हु आर ऑन रिकॉर्ड। और वैसे ही अगर रिप्रेजेंटेटिव सूट की जो कंडीशंस हैं वो कंप्लाई नहीं हुई है, नोटिस नहीं गई है, तो फिर जो पार्टीज जिनका रिप्रेजेंटेशन हुआ है उनके ऊपर सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 6 का रेस जुडिकाटा की एप्लीकेशन नहीं लगेगी। जो कहते हैं ना रिप्रेजेंटेटिव सूट में भी रेस जुडिकाटा लग जाता है, एक्सप्लेनेशन 6 रिकॉग्नाइज करता है उस पोजीशन को, वो तब नहीं लगता जब नोटिस नहीं दी गई है। मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था कि बिफोर दैट एक्सप्लेनेशन अप्लाइज, all the conditions laid down under order 1 rule 8 should be satisfied, ठीक है। So always remember that the issue of notice of the institution of the suit is preemptory, and if it is not given, the decree will only bind the parties who are on record, not the parties who are so represented, ठीक है। सिर्फ पार्टीज ऑन द रिकॉर्ड बाइंड होंगी अगर नोटिस नहीं दी गई है, आइदर बाय पर्सनल सर्विस और बाय पब्लिक एडवर्टाइजमेंट। और ध्यान रखिएगा, इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू टेक केयर दैट द प्रॉपर नोटिस इज इशूड जो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दे टू द पर्सन्स इंटरेस्टेड इन द सूट, सो दे माइट अप्लाई फॉर बिकमिंग द पार्टीज इन द सूट। और ये भी कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि कैसे न्यूज़पेपर में पब्लिश करे वो एडवर्टाइजमेंट जो उस पर्टिकुलर एरिया में रीड किया जाता है। मान लीजिए एक विलेज कम्युनिटी में एक स्पेसिफिक पेपर है जो उस विलेज कम्युनिटी रोज पढ़ती है, द हिंदू नहीं पढ़ती, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में ये नहीं चलेगा कि कोर्ट ने वो जो नोटिस, वो जो पब्लिक एडवर्टाइजमेंट था वो द हिंदू पेपर में निकाल दिया। कोर्ट को प्रॉपरली क्या करना चाहिए, जिस उस एरिया में जो पेपर प्रेवलेंट है वहाँ पे पब्लिक एडवर्टाइजमेंट निकालना चाहिए न्यूज़पेपर में, ठीक है, उस न्यूज़पेपर में निकालना चाहिए। सो ये फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस पे डिटरमाइन होगा कि कौन सी सिचुएशंस में किस तरीके के न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट जाना चाहिए। अगर मान लीजिए नेशनल मैटर है तो इंडियन एक्सप्रेस या आपका द हिंदू या कोई भी ऐसा पेपर जो नेशनली अक्लेम्ड है, दैनिक जागरण, ये सारी चीज़ें, उनमें ऐसा नोटिस जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस में प्रॉपरली डिटरमाइन होगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर नोटिस दी जाए, क्योंकि अगर प्रॉपर नोटिस दे दी गई तो रिप्रेजेंटेटिव सूट का इफेक्ट क्या होता है, रेस जुडिकाटा बन जाता है ऑन ऑल द पार्टीज who have been represented. So it is imperative कि एक प्रॉपर नोटिस जाए।
अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी एक रिप्रेजेंटेटिव सूट दाखिल होता है ना, तो प्लेंट में जो टाइटल ऑफ द सूट होता है ना, उसमें लिखा जाता है, जैसे प्लेंटिफ अपना नाम लिखता है और फिर लिखता है ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ एंड ऑल दी अदर पर्सन, फिर लिखता है कि वो आर दी ऑल दी अदर पर्सन। मान लीजिए वो क्रेडिटर्स हैं, तो वो क्रेडिटर्स का नाम लिखेगा ऑन बिहाफ ऑफ दीज एंड दीज, और फिर डिफेंडेंट का नाम एंटर करता है। तो जो टाइटल ऑफ द सूट है ना, उसमें ये मेंशन होना चाहिए कि वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में है। ठीक है, फिर आपको बता चुका हूँ रूल 8 पूरी तरीके से मैंडेटरी है, अगर नहीं कंप्लाई किया गया तो इफेक्ट क्या होगा, इट विल ओनली जॉइन द पार्टीज ऑन रिकॉर्ड। और अगर प्रॉपरली इंस्टीट्यूटेड है, अगर मान लीजिए रूल 8 की सारी कंडीशन से कंप्लायंस किया गया है, तो आप जानते हैं रेस जुडिकाटा भी अप्लाई करेगा एंड डिक्री विल बाइंड ऑल दी अदर पर्संस हु हैव बीन सो रिप्रेजेंटेड। अब एक इशू उठता है अबेटमेंट का। अभी मैंने अबेटमेंट पढ़ाया नहीं है, पर शॉर्ट में बता देता हूँ अबेटमेंट क्या होता है। कि मान लीजिए पार्टी टू द सूट मर गई, ठीक है, जो मान लीजिए प्लेंटिफ है जो सू कर रहा है, या डिफेंडेंट है जो डिफेंड कर रहा है, मर गया, ठीक है, कोई भी इमेजिन कर लीजिए, तो क्या सूट अबेट हो जाएगा? मतलब सूट अब डिसमिस होना होगा, अबेट हो जाएगा कि भाई अब तो वो मर गया, अब क्या आप सू करेंगे। अबेटमेंट की प्रोसीडिंग थोड़ा कुछ ऐसी ही होती है, ऑर्डर 22 में वो है, लेकिन उसमें ये देखा जाता है वेदर द राइट टू सू सर्वाइज और नॉट। ठीक है, तो अबेटमेंट में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना आपको कंफ्यूज कर देगा। बस अबेटमेंट का इतना इफेक्ट जान लीजिए कि रिप्रेजेंटेटिव सूट में, अभी लिख लीजिए इसको, रिप्रेजेंटेटिव सूट में अगर पार्टी मर जाती है, कोई भी, चाहे प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, तो ऐसी सिचुएशन में if the person dies, the suit will not abate and any other person or persons interested in the suit may proceed with the suit or may apply to be added as plaintiff or plaintiffs। अब मान लीजिए प्लेंटिफ रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल कर रहा है, डिफेंडेंट एक है या दो तीन है, ठीक है, तो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव सूट मान लीजिए अभी नहीं चल रहा, रिप्रेजेंटेटिव सूट अभी सिर्फ प्लेंटिफ फाइल कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द विलेज। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए प्लेंटिफ मर गए, ठीक है, ही डाइड, तो मान लीजिए अगर ये इकलौते प्लेंटिफ होते तो फिर सूट अबेट कर जाता जनरली, अज्यूमिंग राइट टू सूट डजंट सर्वाइव। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव सूट में क्या होगा, ये बहुत आसानी से कोई भी अदर विलेजर कैन रिप्लेस द डिसीज प्लेंटिफ। वो कहते हैं वो प्लेंटिफ मर गया, रिप्रेजेंटेटिव सूट था, इतना लार्ज पर्सन्स ऑफ पूल है, वो सीधे आके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अबेटमेंट है ये रिप्रेजेंटेटिव सूट में नहीं अप्लाई करेगा, सपोजिंग कि किसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अगर प्लेंटिफ की साइड पे है तो लेट अस सपोज प्लेंटिफ रिप्रेजेंटेटिव सूट दाखिल किया है, तो ऐसे सूट में द प्लेंटिफ डाइज देन एनी अदर पर्सन कैन रिप्लेस द प्लेंटिफ जिसका सेम इंटरेस्ट है सूट में। वैसे अगर डिफेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में डिफेंड कर रहा है एंड डिफेंडेंट डाइज, तो एनी अदर डिफेंडेंट कैन टेक हिज पोजीशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा अबेटमेंट इस सिचुएशन में नहीं अप्लाई करता रिप्रेजेंटेटिव सूट में। अब आ जाते हैं, एक जजमेंट है म्यूनिसिपल काउंसिल अमरावती वर्सेस गोविंद विष्णु, डिसाइडेड ऑन 28 जनवरी 1976। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहुत अच्छे से एलुसिडेट किया था कि क्या स्कीम है ऑर्डर 1 रूल 8 की। इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला द स्कीम ऑफ फाइलिंग सूट्स एंड एडजुडिकेटिंग अपॉन कॉजेस अंडर सीपीसी इंडिकेट्स दैट इट इज ऑलमोस्ट अ 4-dimensional मूवमेंट। फर्स्टली एक्शन बाय वन पार्टी called plaintiff against the opposing party, namely defendant. Secondly, with regard to certain matters said to be in dispute. Thirdly, having claim for certain cause of action. And fourthly, seeking some sort of legal relief. All these necessarily have to exist for making it a suit. Order 1 by itself deals, as its title indicates, with the first part of the basic requirement of the suit, that is, parties which can be arrayed either as plaintiff or defendant. Rule 1 deals with the plaintiffs and Rule 2 permits the court to direct separate trials. Rule 3 indicates who can be defendant, and Rules 1 and 3 and Rule 8 is in the nature of the proviso so that the permission of the court without either following joinder prescribed by Rule 1 and 3 and the person who can be called representative of the others, that is either plaintiff or defendant, may continue or defend the action. Once the permission is granted under Rule 8, the legal effect of such permission is
If the permission is in favor of the plaintiff, the suit is deemed to be instituted by everyone whose interest is permitted to be represented by the plaintiff. And if the permission is for the defense, the representative defendant who represents interest of all the persons whose interest he is defending. To both these categories, the term representative suit is commonly applied. Though therefore primary and initial requirement of Order 1 is to have parties join themselves upon satisfaction of the conditions of Rule 8, and because of the necessities arising out of obvious convenience to further ends of justice of a given cause, the court postulates tenability of such action. Obviously, reason for enacting such an exception is the principal anxiety to make convenient, speedy, as well effective modality of the justice available. There may be several persons who remain silent under oppressed conditions and aggressions of their right, and yet one amongst them may shout for justice on behalf of all. Law permits the cause of others to be represented in such type of action so that justice is done and injustice is banished. There are serious consequences attached to the decision one way or the other rendered in such representative action, and it is well settled that a decree made in such suit may not be open to challenge because of the rule of res judicata under section 11 read with explanation 6 with regard to public right or a private right which can be claimed in common by a class of persons. Though firstly, therefore, it is fundamental that decrees passed in suit will bind only those who are parties to the actions or the extent the parties before the court represents the others, it appears that with regard to the matters of public right, decrees made in representative suit may bind even persons known and unknown. To achieve this result, the anxiety should be first to ascertain the person as far as possible for whom representation is sought under Rule 8. And secondly, enabling powers should not be exercised by the court without issuance of notice about the institution of such suit to the person or persons on whose behalf such representation is sought. In the entire code, there is clear legislative concern indicating that court should not make judicial orders after hearing the persons. I'll repeat again. That the entire legislative concern indicating that the court should only make judicial orders after hearing the parties concerned and who are likely to be affected by the decision in any cause. Permitting the persons to sue as a representative of another is a matter of far-reaching effect, as it is likely to affect the interest of those who may not participate as the suit proceeds to hearing. Such persons are entitled obviously to put before the court the objections of filing the suit to the capacity of the representative who seeks either to be the plaintiff or the defendant, and even to the merits of the cause which is tried to be put before the court in the shape of relief plea. All this is possible if the party who is sought to be represented by others is afforded an opportunity of making an objection. Keeping in view of this basic requirement of the hearing necessary in any cause, the terms of Rule 8 will have to be interpreted. As stated earlier, it is an exception to the general rule. Being an exception, all the conditions will have to be appropriately satisfied. Then the court continues and says that even the requirement of personal service should be resorted to, and only in cases where there are numerous persons for whom any good cause, any such service is not practicable, the mode of public notice should be followed. कि अगर देखिए जनरली पर्सनल सर्विस देनी चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए आप पर्सनल सर्विस सबको नहीं दे सकते तो पब्लिक नोटिस दे दीजिए. और ये क्लियर पॉलिसी है लेजिस्लेचर की विच इज़ अंडरलाइंग द रूल 8. ठीक है. सो फार मैं बता देता हूँ कोर्ट ने क्या बोला है अभी तक. कोर्ट यही सारी चीज़ें बोल रहा है कि देखिए यूजुअली जो ऑर्डर 8 इट इज़ इन नेचर ऑफ एन एक्सेप्शन, क्योंकि एक पर्सन इज रिप्रेजेंटिंग सो मेनी अदर्स. दूसरी चीज़ ये होती है कि देखिए ये थोड़ा डेंजरस भी है क्योंकि सीरियस कॉन्सिक्वेंस अटैच्ड हैं, चाहे वो पब्लिक राइट के लिए हो चाहे प्राइवेट राइट के लिए हो, क्योंकि ऑर्डर जो रिप्रेजेंटेटिव सूट में जो भी डिक्री पास होती है वो एग्जीक्यूट हर पर्सन के खिलाफ हो सकती है वो इज़ ऑन द रिकॉर्ड एंड वो इज़ नॉट ऑन द रिकॉर्ड जिसको रिप्रेजेंट किया गया है. और साथ में ये भी हो जाता है कि डिक्री हर पार्टी को बाइंड करती है.
इसके साथ ही एक और चीज होती है कि रेस जुडिकाटा भी लग जाता है। इसका मतलब कि अगर कोई पर्सन रिप्रेजेंटेटिव सूट में जिसको नोटिस प्रॉपरली दी गई है, वो उसको कोई ग्रीवेंस है और डिक्री आ गई, तो अब वो दूसरा सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता क्योंकि रेस जुडिकाटा लग जाएगा। ठीक है, तो सीरियस कॉन्सिक्वेंस अटैच्ड होते हैं, तो कोर्ट को इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, इसको बड़ा सीरियसली ट्रीट करना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि कोर्ट को यह सर्टेन करना चाहिए कि कितने लोग हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, सो दैट टू कंफर्म, ठीक है, द नंबर शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग डिटरमाइंड। और उसके बाद उन्होंने एम्फेसिस किया कि जो नोटिस जो देनी है वो पर्सनल नोटिस एज फार एज पॉसिबल देनी चाहिए, और अगर पर्सनल नोटिस फॉर वन रीजन और दी अदर नहीं दी जा सकती, क्योंकि मान लीजिए पार्टीज इन द नंबर इज टू लार्ज, तो आप पब्लिक नोटिस दीजिए, ठीक है, बाय द वे ऑफ एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर। ठीक है, कि ऐसा ऐसा रिप्रेजेंटेटिव सूट है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप आइए और अपना ऑब्जेक्शन फाइल करिए, या इफ़ यू वांट टू अपीयर इन अ रिप्रेजेंटेटिव सूट देन यू कैन अपीयर एंड फाइट दैट रिप्रेजेंटेटिव सूट। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक तरीके से लॉ इस पॉइंट पे समराइज किया बहुत अच्छे से, इसीलिए मैंने जजमेंट यहाँ पे आपके लिए रखा है, स्टडी नोट में रेफर कर लीजिएगा। और इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट फिर आगे चल के बोलता है कि एक बार नोटिस दे दी गई, देन द पार्टीज टू whom such notice is addressed have valuable rights for making appropriate objections which may include even bona fide challenge to the capacity of a given representative। इसका मतलब है कि मान लीजिए एक बार नोटिस दे दी गई तो जिनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो ये भी चैलेंज कर सकते हैं कि ये जो पर्सन हमें रिप्रेजेंट कर रहा है ही इज नॉट अ फिट पर्सन टू रिप्रेजेंट अस, ये वो कर सकते हैं। It is for the court to decide whether one or more persons out of numerous persons for or against whom the action is brought should be permitted to sue or be sued against. That also shows that without giving a prior notice so as to make objection, court will not be in a position even to make appropriate orders with regard to the persons who may be permitted to sue or be sued as the representative of others। तो ये जजमेंट मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इन्होंने क्या किया, जो ऑर्डर वन का रूल 8 है उसका सारा लॉ इन्होंने समराइज कर दिया एक तरीके से। अब बहुत ज़्यादा शब्दों में इन्होंने किया है, तो मैं तो आपको बोलूँगा एसेंशियल वन लाइनर प्रिंसिपल्स निकालिए, ठीक है। अब जैसे इन्होंने स्कीम ऑफ फाइलिंग सूट्स में पूरा पैराग्राफ दे डाला, आप इसको कैसे बोल सकते हैं? यू कैन सिंपली से दैट द स्कीम ऑफ फाइलिंग रिप्रेजेंटेटिव सूट्स इंडिकेट्स अ 4-dimensional मूवमेंट। पहला, एक्शन बाय वन पार्टी called plaintiff and the opposing party called defendant, सीधे लिख दीजिए opposing parties। सेकंड है आपका मैटर एंड डिस्प्यूट, सीधे मैटर एंड डिस्प्यूट मेंशन करिए। थर्डली कॉज ऑफ एक्शन, फोर्थली लीगल रिलीफ। इसको छोटा करना सीखिए, ठीक है, जो प्रिंसिपल्स हैं एसेंशियल। तो आपने स्कीम देख ली इस मैटर पे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि ओके ये सारी कंडीशन है, ये आपने शॉर्ट कर ली। फिर आपने कोई बड़ा सा पैराग्राफ पढ़ा और आपको पता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जब आपको लॉ पॉइंट समझा रहा है तो उसका एसेंस क्या है, वो आपको समझाना चाहता है वो नोटिस क्यों देनी चाहिए, तो आप उस नोटिस पे एम्फेसाइज कर दीजिए कि मेन कंसर्न कोर्ट का ये है कि नोटिस प्रॉपर हो, ठीक है, कोई लैक लस्टर मैनर में नोटिस नहीं देनी चाहिए। और नोटिस जब दी जाती है तभी रेस जुडिकाटा और डिक्री बाइंड करेगी, वरना नहीं होगा, वरना इट विल ओनली बाइट द पार्टीज हु आर ऑन रिकॉर्ड। अगर नोटिस नहीं दी गई है तो उससे पार्टीज ऑन द रिकॉर्ड वुड बी बाउंड। ये कहीं लिख लीजिएगा जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। सो मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड दिस। कल हम लोग ऑर्डर 1 का रूल 10 करेंगे। ऑर्डर 1 का रूल 8 तो हो गया है, बस इसमें बस एक बार कंडीशंस फिर रिपीट कर रहा हूँ कि पार्टीज मस्ट बी न्यूमरस, दे मस्ट हैव द सेम इंटरेस्ट इन द सूट, and the permission must have been granted or direction must have been obtained by the parties from the court. Fourthly, and the last condition, that the notice must be given to the parties to whom it is proposed to be represented either by personal service or by public advertisement। जब ये होगा तभी representative suit can be said to be properly lodged, ठीक है। अब साथ में ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि न्यूमरस पर्सन्स होने चाहिए, सेम इंटरेस्ट होना चाहिए सबका, इट इज़ नॉट द सेम कॉज ऑफ एक्शन बट सेम इंटरेस्ट, दैट इज़ एसेंशियल। फिर नोटिस और परमिशन की तो बात मैंने कर ही ली। फिर टाइटल टू द सूट, जो प्लेंट में अगर प्लेंटिव रिप्रेजेंट कर रहा है तो सिर्फ वो टाइटल में लिखता है सुइंग ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ एंड अदर्स, वो टाइटल पे लिखा जाता है। फिर कोर्ट के पास ये भी ऑप्शन है कि वो क्या कर ले कि अगर मान लीजिए प्लेंटिव ढंग से रिप्रेजेंटेटिव सूट कैरी आउट नहीं कर रहा है, डिफेंडेंट ढंग से रिप्रेजेंटेटिव सूट डिफेंड नहीं कर रहा, अज्यूमिंग ये ऐसी सिचुएशन है,
तो ऐसे केस में कोर्ट चाहे तो उनको सब्स्टिट्यूट कर दे विद सम अदर पर्सन, और जो पर्सन रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो खुद ही ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। अगर मान लीजिए डिफेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में डिफेंड कर रहा है तो जो रिप्रेजेंटेड कम्युनिटी है वो ऑब्जेक्शन दे सकती है कि ही इज़ नॉट अ बोनाफाइड पर्सन और अ फिट पर्सन टू डिफेंड अस। अगर प्लेंटिव रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सू कर रहा है देन द रिप्रेजेंटेड कम्युनिटी कैन फाइल एन ऑब्जेक्शन कि ही इज़ नॉट अ फिट पर्सन टू सू ऑन आर बिहाफ। ठीक है, ये भी हो सकता है कि वो हमारे इंटरेस्ट ढंग से ध्यान में नहीं रखेगा। अगर मान लीजिए नोटिस नहीं दी गई तो क्या इफेक्ट होगा? देखिए, रूल 8 मैंडेटरी है, और अगर नोटिस नहीं दी गई तो इट विल ओनली बाइंड द पर्सन्स प्रेजेंट इन द सूट। ठीक है, रिप्रेजेंटेड पर्सन्स को बाइंड नहीं करेगा, और फिर रेस जुडिकाटा भी नहीं लगेगा अगर नोटिस नहीं दी गई है। और अगर नोटिस दी गई है तो डिक्री भी बाइंड करेगी उनको जिनको रिप्रेजेंट किया गया है, और रेस जुडिकाटा का भी एप्लीकेशन होगा बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 6। फिर ध्यान रखिएगा, रिप्रेजेंटेटिव सूट अबेट नहीं होता है। ठीक है, अब एग्जीक्यूशन का क्या होता है? एग्जीक्यूशन कैसे होगी? अब जैसे नॉर्मल डिक्रीज का एग्जीक्यूशन होता है वैसे रिप्रेजेंटेटिव सूट में भी जो भी डिक्री पास हुई उसका भी एग्जीक्यूशन वैसे ही होगा, और इट कैन बी एग्जीक्यूटेड बोथ अगेंस्ट पार्टीज ऑन रिकॉर्ड एंड द पार्टीज हु हैव बीन सो रिप्रेजेंटेड। जो रिकॉर्ड पे नहीं है उनके भी खिलाफ एग्जीक्यूट हो सकता है इफ दे हैव बीन रिप्रेजेंटेड। कॉस्ट रिप्रेजेंटेटिव सूट में किससे लिया जाता है? कॉस्ट रिप्रेजेंटेटिव सूट में जनरली लिया जाता है पार्टीज हु आर ऑन रिकॉर्ड, नॉट फ्रॉम द पार्टीज हु हैव बीन रिप्रेजेंटेड। पर इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस कोर्ट चाहे तो उनसे भी कॉस्ट रिकवर करवा सकता है जो पार्टीज रिप्रेजेंट की गई हैं, क्योंकि यूजुअली कॉस्ट हमेशा प्लेंटिव या डिफेंडेंट के कंडक्ट को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। अब और जनरल रूल यही है कि जो रिकॉर्ड पे है उन्हीं से कॉस्ट रिकवर करवाओ, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में कोर्ट चाहे तो उनसे भी कॉस्ट रिकवर करवा सकता है जो रिप्रेजेंटेड कम्युनिटी है। ठीक है, तो आपको दो जजमेंट का ध्यान रखना है। बॉम्बे हाई कोर्ट का म्यूनिसिपल काउंसिल अमरावती वर्सेस गोविंद विष्णु, और चेयरमैन तमिलनाडु हाउसिंग वर्सेस टी.एन. गणापति। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट का एक हाई कोर्ट का है। बोथ आर बेस्ट जजमेंट, लोकस क्लासिकस दोनों के दोनों हैं। आप कहीं पे भी इनका लॉ पॉइंट कोट कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। कल हम लोग ऑर्डर 1 का रूल 10 देखेंगे। ठीक है, उसके नुआंसेस में डिस्कस करूँगा।